लेकिन मैं सीए एक अटेम्प्ट में नहीं बना हूँ। मेरे को याद है जो मेरा फाइनल अटेम्प्ट था सीए फाइनल का, उसमें भी मुझे 3 अटेम्प्ट्स लग गए थे। इंटर में मुझे 4 अटेम्प्ट्स लगे हैं। फाउंडेशन एक था जो मेरा फर्स्ट गो में हुआ था, लेकिन मेरे को लगता था मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। बट इन दिस आज आप कोई भी कंपनी, म्यूचुअल फंड आप उठा लीजिए, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सभी के सभी सीए मिलेंगे। उनकी डिग्री होगी सीए, उसके साथ उन्होंने क्या कर रखा होगा, सीएफए कर रखा होगा। लास्ट 2 साल से निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दी है। लास्ट 5 साल से टीसीएस ने कोई रिटर्न नहीं दी है, इंफोसिस ने कोई रिटर्न नहीं दी है, एचडीएफसी बैंक ने कोई रिटर्न नहीं दी है। मार्केट अभी बहुत ही वॉलेटाइल है और इस वॉलेटिलिटी में पैसा किसी को कमा के देना, आप खुद सोचिए ना कि गवर्नमेंट क्यों इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे पैसा खो रहे हैं। प्लस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अनसोफिस्टिकेटेड, बिना पढ़े लिखे, बिना समझे मार्केट में एंटर करने की कोशिश। लास्ट 6 months हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ। 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे जब मैं रात को सोया। और व्हेन कोई बच्चा एबीसी सीखता है तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखता है। मैंने अपने बच्चों को ए फॉर एशियन पेंट्स, बी फॉर बजाज फाइनेंस, सी फॉर चोला फाइनेंस सिखाया था। अब मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, अब मैं ये लाइन अपने घर में बोलता तक नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को ऑप्शन ट्रेडर बनाऊँ। अब मैं वापस उन्हें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट ही सिखा। आई नो हाउ मच आई वाज इन पेन एंड नाउ आई एम वर्किंग मोर ऑन रिस्क मैनेजमेंट। सिखा दे। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मैं सीएफए पढ़ाता हूँ। एनी आइडिया सीएफए के एक लेवल क्लियर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? 300 आवर्स, 300 घंटे। यहाँ पे सीए का एक सब्जेक्ट 300 घंटे है। 300 घंटे इंटू 6, तो आप 1800 घंटे पढ़ते हो एक लेवल को निकालने के लिए। वहाँ पे तीनों लेवल निकल जाते हैं 900 घंटे। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हैव यू हर्ड कि एक बच्चे ने इंजीनियरिंग करी, कोटा का है, अच्छा नंबर नहीं आया तो उसने सुसाइड कमिट करा? ऐसा होता है। नीट में भी होता है। नीट के क्या पेपर लीक होते हैं? 20 लाख 25 लाख के होते हैं। चलिए, कभी आपने सुना है कि कॉमर्स के बच्चे ने सुसाइड किया? तो कॉमर्स डिफिकल्ट है। हमारा ना बच्चा सुसाइड करता है, ना हमारा कभी पेपर लीक होता है। हम 20 लाख का पेपर खरीदेंगे ही नहीं डरिए। आप ये सोचिए, मैंने आपको भी फिगर्स बताए। 2017 में मेरा ईवाई का पैकेज था 9,26,000। 2019 में कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने पैसे उठाए हैं 1,80,00,000। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू रोहक फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले तो मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है। लाइक आपने सीए करी, फिर सीएफए करी, तो कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई? क्या अप्स एंड डाउन्स रहे और जो आपको यहाँ तक ले आए? सो आई स्टार्ट, मैं टिल क्लास 10th एक एवरेज स्टूडेंट था एंड 11th 12th में आई जॉइंड कॉमर्स। सो आई स्टे इन फरीदाबाद। वहाँ पे एक अच्छा स्कूल है MVN, मॉडर्न विद्या निकेतन, तो बहुत ही अच्छा स्कूल है। एंड वहाँ पे जब मैं डे 1 पे स्कूल में गया तो हमें सिखाया गया कि आपको SRCC में ही जाना है। सो वहाँ से मेरा सपना था 11th 12th में थ्रू आउट टॉपर था अपने स्कूल का, और मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि मुझे SRCC ही जाना है। लेकिन समवॉट क्लास 12th का रिजल्ट आया, माई इंग्लिश वॉज वेरी वीक। मेरे इंग्लिश में मार्क्स नहीं आए, बिकॉज ऑफ विच मेरा स्कोर काफ़ी कम था। तो मुझे आपका तो नहीं पता, पहले बेस्ट 4 होता था जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता था। थ्रू दैट आई गॉट इनटू DCAC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो मुझे SRCC तो नहीं मिला। लेकिन जब मैं DCAC में गया तो मेरा मन वहाँ पे नहीं लगता था, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। मुझे कुछ डिफ़िकल्ट करना था। सो देन माई फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट गो फॉर CA। सो वहाँ से फिर मैंने CA की जर्नी स्टार्ट करी। मैंने 2008 में अपना फाउंडेशन का पेपर दिया, देन आई अपीयर फॉर इंटर एंड फाइनली मैं CA बना था 2013 में। लेकिन मैं CA एक अटेम्प्ट में नहीं बना हूँ। मेरे को याद है जो मेरा फाइनल अटेम्प्ट था CA फाइनल का, उसमें भी मुझे 3 अटेम्प्ट्स लग गए थे। इंटर में मुझे 4 अटेम्प्ट्स लगे हैं। फाउंडेशन एक था जो मेरा फर्स्ट गो में हुआ था। लेकिन मेरे को लगता था मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। बट इन दिस एंटायर CA जर्नी वो मुझे पता लगा कि पेपर बहुत ही मुश्किल होते हैं एंड मेरा वो लेवल नहीं है। सो कुल मिला के ये था, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर 4 अटेम्प्ट्स एंड फाइनल 3 अटेम्प्ट्स। देन फिर मैंने स्टार्ट करा अपना करियर बजाज फाइनेंस के साथ।
And let me put the numbers also for my audience. So I started with 40,000 per month. Okay. 4,80,000 का मेरा पैकेज लगा था एंड ICI के जयपुर कैंपस के थ्रू मेरी जॉब लगी थी. सो वहाँ पे मैं क्रेडिट मैनेजर था. आई वर्क देयर फॉर 1 year. देन आई मूव टू इकरा. इकरा इज़ अगेन अ रेटिंग एजेंसी. वहाँ पे मैंने काम करा 1 साल. वहाँ पे मेरा पैकेज था 6 लाख रुपीज़. ओके. एंड 2 साल काम करने के बाद आई मूव टू EY. EY में आई वॉज इनटू वैल्यूएशंस और वहाँ पे मेरा पैकेज था 9,26,000. ओके. सो आई एम बीइंग वेरी प्रिसाइज कि मेरे को क्या क्या मिलता गया. मैंने 2 साल EY में काम करा एंड फाइनली आई गैदर सम सॉर्ट ऑफ करेज कि मुझे CFA भी करना है क्योंकि मैं वहाँ पे वैल्यूएशंस में था. सो वहीं पे मैंने लेवल 1 लेवल 2 के पेपर भी दिए एंड देन आई स्टार्टेड कि नहीं मुझे अब टीचिंग करनी है. सो देयर इज़ अ इंस्टीट्यूट इन दिल्ली जहाँ पे मैंने अपना करियर स्टार्ट करा और वहाँ पे मैं सैटरडे संडे पढ़ाता था. वहाँ पे मुझे पर डे 10,000 मिलते थे एक क्लास के. एक क्लास के. तो जहाँ मेरे को EY में 9,26,000 मिलता था, दैट इज़ रफली 75,000. तो सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ा के मुझे 80,000 मिलने लग गए थे. तो जब मैंने कुछ टाइम दोनों चीज़ें साथ में करी, मतलब नॉट मोर देन 3-4 months, एंड फाइनली ऑन 5th September 2017 टीचर्स डे वाले दिन फिर मैंने EY में टाटा बाय बाय करा एंड अपनी फुल फ्लेज टीचिंग करियर को स्टार्ट करा. ओके. तो मैंने 7 साल हो गए मुझे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते पढ़ाते. वहाँ पे मैंने CFA लेवल 1, CFA लेवल 2, ऑप्शंस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ाया एंड फाइनली फिर मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला. पिछले 2 साल से मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ जहाँ पे मैं CFA लेवल 1 और लेवल 2 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. ओके. इस पूरी जर्नी में ये था कि एक क्वालिटी मेरे में थी कि पढ़ाई वाइज तो मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मैं मार्केट्स को बहुत अच्छे ढंग से देखता था, फाइनेंशियल मार्केट्स को. एंड द रीज़न वाई आई गुड इन माई टीचिंग करियर इज़ कि मैं मार्केट से रिलेटेड बच्चों को काफ़ी कुछ पढ़ाता रहता हूँ. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. प्रैक्टिकल में तो मैं ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा करता हूँ. ऑप्शंस में मैंने बहुत हाथ जलाए हैं, मैंने फ्यूचर्स भी करा हुआ है. सो रैदर देन टेलिंग माई स्टूडेंट्स कि ये प्रॉफिट मैंने कमाए, ऑफ लेटली आई एम फोकसिंग मोर ऑन रिस्क मैनेजमेंट कि मैंने कैसे लॉसेस जो हुए उनको कैसे मैनेज करा और कहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस गलत किया. सो CFA इसलिए मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड येस, सो अभी लास्ट 2 साल हो गए हैं अपने इंस्टीट्यूट में CFA लेवल 1 और लेवल 2 के बच्चों को पढ़ा. तो लेकिन आपका ये माइंडसेट कैसे बना कि मुझे लाइक CFA परस्यू करनी है आफ्टर लाइक 5-6 years आपने जब CA में लाइक अलग अलग जगह पे जॉब कर ली? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आजकल के बच्चे तो लाइक इतनी जल्दी से जब हम 28-29 की एज में होंगे या फिर 26-27 भी है तो नया कोर्स उठाना एकदम से. तो आपका वो माइंडसेट कैसे बना कि यार ऑडिट, टैक्स वगैरह इन सबको हटा के मुझे CFA परस्यू करके फाइनेंस में एंटर करना है? सो आई ऑफन से दैट व्हाट इज़ वन वर्स्ट फीलिंग, दैट इज़ कंफर्ट जोन. सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इकरा में था ना तो मेरा 6 लाख का पैकेज था और मेरी बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी. इन इकरा वी डोंट हैव अ लैपटॉप, वहाँ पे डेस्कटॉप होते थे. ओके. तो हम डे स्टार्ट करते थे 10 बजे और 6 बजे हमारा डे एंड हो जाता था. सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती थी. मेरे को कहीं ना कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ सो इकरा इज़ नॉट अ गुड प्लेस. प्लस इकरा में लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, CA की इतनी वैल्यू नहीं है, वहाँ पे MBS की वैल्यू ज़्यादा होती थी. तो फिर मैं EY में गया. EY में वैल्यूएशंस करा. वैल्यूएशंस में आपको ये निकालना होता था कि कंपनी की फेयर प्राइस क्या है या लैंड की फेयर प्राइस क्या है. तो वो मेरा बेसिक काम था. सो देयर आई गॉट इंटरेस्ट इनटू दी फाइनेंस साइड और शेयर मार्केट साइड. लेकिन हाँ, मतलब क्योंकि हम CA कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अपने फाइनेंस के टीचर्स को देखा होता था, वो भी अपना पोर्टफोलियो दिखाते थे, तो इंटरेस्ट था. लेकिन मेन नॉलेज जो बिल्ड करी दैट इज इनटू EY. जब मैं EY में गया और पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करी. ओके. तब आपका वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे CFA इंटरेस्ट डेवलप हुआ. लेकिन वहाँ पे भी एक चीज़ ये समझ आ गई कि EY में भी अगर 1 करोड़ पहुँचना है तो मैं वो बंदा नहीं. मतलब दे आर गुड पीपल और EY में ऐसे बहुत लोग होंगे जो 1 करोड़ कमाते होंगे, बट मेरे में उतना कैलिबर नहीं. तो सर जब हम फाइनेंस का नाम सुनते हैं ना बच्चे, तो उनको बहुत ज़्यादा ये फैंसी फील्ड लगती है, बीट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. लेकिन अक्सर क्या होता है कि उनको उसके पीछे का एक्चुअल मतलब पता ही नहीं होता सिंप्लीफाइड तरीके से. तो मुझे आपसे इन फील्ड्स के बारे में बहुत एक सिंप्लीफाइड 2-2, 3-3 लाइनों में सिंप्लीफाइड तरीके से जानना है ताकि हमारी ऑडियंस को पता लग पाए कि इन फील्ड्स में एक्चुअली काम क्या होता है. सो अगर आप कल को फाइनेंस में अपना करियर देख रहे हो और आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल करियर बनाना है जहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओ और इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हो, सो सबसे अच्छा रहता है
दैट यू शुड जॉइन अ बैंक एज अ क्रेडिट मैनेजर या जॉइन अ रेटिंग एजेंसी एज अ क्रेडिट अंडरराइटर। यहाँ पे आपका बेसिक काम क्या है, आपके पास एक फाइल आएगी, मान के चलिए अदानी ग्रुप की आ गई, आपको उनको लोन देना है एंड यू हैव टू वेरीफाई द फाइनेंशियल्स वेदर शुड गिव अ लोन और नॉट। तो ये काम बड़ा ही सिंपल काम है एंड विद द टुडेज एरा ऑफ एआई ये काम और भी आसान हो चुका है। लेकिन इस काम की एक दिक्कत है, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आएगा। अब जब मैनेजर बन जाओगे तो आपको लगेगा मैं अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर रहा, लेकिन लाइफ आपकी क्या होती है, बहुत कंफर्टेबल है। सो एक करियर जहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज क्रेडिट अंडरराइटिंग या क्रेडिट मैनेजर, ये बैंकिंग रूल्स हो गए। नेक्स्ट आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ चैलेंजिंग करना है, देन इट इज गोइंग टू बी बिग फोर में वैल्यूएशंस का। यहाँ पे आप करते क्या हो, आप चीज़ों की कीमतें निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि सर ये मेरे पास ज़मीन है, इस ज़मीन की कीमत कितनी होनी चाहिए, या दो भाई अलग हो रहे हैं तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। तो वहाँ पे आप सिर्फ कीमत निकालते हो, डील करते नहीं हो। और अगर आपको और भी लुक्रेटिव अपना करियर बनाना है तो बिग फोर में एक और डिपार्टमेंट होता है दैट इज डील्स। डील्स का काम क्या होता है, अब एक्चुअल ट्रांजेक्शन कराना। अब आपने कहा कि मेरी कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ है, तो मैंने कहा ठीक है आप मेरी कंपनी को बिकवा के दिखाइए। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जितने पे आप मेरी डील कराओगे, यू आर एक्टिंग एज अ प्रॉपर्टी डीलर, तो जितने की आप मेरी डील कराओगे उसका एक परसेंटेज आप लेके जाओगे। तो मेनली ये तीन चीज़ें हैं। और अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो म्यूचुअल फंड साइड या आप कंपनी के CIO बनना चाहते हो, आज आप कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड आप उठा लीजिए, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सभी के सभी CA मिलेंगे। उनकी डिग्री होगी CA, उसके साथ उन्होंने क्या कर रखा होगा, CFA कर रखा होगा। तो अगर आपको ये करना है कि मुझे आर्ट ऑफ स्टॉक पिकिंग सीखना है, तो सबसे आसान तरीका ये है, कंपनी के शेयर की कीमत तभी आगे बढ़ेगी जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ठीक है, अब वी आर इन अ एरा ऑफ AI और यहाँ पे अगर आज आप देखोगे तो IT स्टॉक्स बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं। अगर मैं TCS की बात करूँ, TCS 4500 रुपये का था, आज 2200 रुपये का है। इंफोसिस 1800 रुपये का था, आज 1200 रुपये का है। IT स्टॉक्स तो भी बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। सेम वाइज आपको ये ढूंढना है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी ग्रोथ आगे जाके बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर मैं आपको अभी का एग्जांपल दूं, अभी पिछले अदानी पावर बहुत बड़ा है क्योंकि पावर डिमांड्स बहुत बढ़ रही है। सेम वाइज जब गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं तो AC की डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो अपने आपको सोचना क्या है, आगे चल के कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, प्लस AI का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अब एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दिस कंपनी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑफ AI। कंपनी क्या बनाती है, साबुन बनाती है। साबुन तो आप एनीवेज भी कंज्यूम करते रहोगे। तो आपको सोचना है कि जो भी नई चीज़ मार्केट में आ रही है इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे या घटेंगे। तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। यस, एंड मैं बहुत स्ट्रांगली अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा, आज 3 AI टूल्स हैं, वन इज जेमिनाई, सेकेंड इज क्लॉड एंड थर्ड इज ChatGPT। मैं तीनों ही बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। पर्सनली जो मुझे सबसे अच्छा लगता है दैट इज क्लॉड। आज आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आप उसको एक प्रॉम्प्ट दीजिए, हेल्प मी विद द वैल्यूएशन ऑफ ITC यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। पहले तो आप ये देखो कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है। हमारी कंट्री में बहुत कम कंपनीज हैं जो डिविडेंड देती हैं, उनमें से ITC एक कंपनी है। तो उसकी वैल्यूएशन आप किससे करा लीजिए, क्लॉड से। जो अजम्पशन वो ले रहा है, थॉट प्रोसेस आपने समझ लिया, अब उसी थॉट प्रोसेस को आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना है। यू आर वेरी लकी इनफ इन दिस एरा। अब क्या करिए, किसी कंपनी का IPO आता है, जैसे लेंसकार्ट का IPO आया और उसमें बहुत हल्ला गुल्ला हुआ क्योंकि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया गया था, उन्होंने कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करी थी। आप क्या करिए, इसी एनुअल रिपोर्ट को या इसी प्रोस्पेक्टस को क्लॉड में अपलोड कर दीजिए और उसमें एक प्रॉम्प्ट डालिए, हेल्प मी विद रेड फ्लैग्स विद इन दिस IPO। वो आपको रेड फ्लैग्स ढूंढ के दे देगा। आपको फिर करना है क्या है, उन रेड फ्लैग्स को पढ़ लेना है। सो सिंपल। मैं ये क्या जानना है तो हम ये वाला पाथ चूज कर सकते हैं। हाँ, आपको किसी भी पार्ट में जाना है तो आपको पहले तो एनालिसिस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे या कंपनी के प्रॉफिट घटेंगे। प्रॉफिट बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेंगे तो शेयर प्राइस भी घटेगा। एक बेसिक टर्म्स में ये कर सकते हैं। प्लस राइट नाउ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो। लास्ट 2 साल से निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दी है। लास्ट 5 साल से TCS ने कोई रिटर्न नहीं दी है, इंफोसिस ने कोई रिटर्न नहीं दी है, HDFC बैंक ने कोई रिटर्न नहीं दी है। मार्केट अभी बहुत ही वॉलेटाइल है और इस वॉलेटिलिटी में पैसा किसी को कमा के देना वो अपने में बहुत मुश्किल काम है।
किसी को भी अगर आप 18% कमा के दे दोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। इंडिया का सबसे बड़ा फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। इनके जो CIO हैं वो राजीव ठक्कर जी हैं, उन्होंने CA CFA दोनों कर रखा है। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस फंड इज ये गिरता बहुत कम है, और इन्होंने लास्ट ये 2013 में आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 साल का CAGR 18% है। ओके। तो अगर आप किसी को भी 18% कमा के दे दोगे तो आप इंडस्ट्री के पिनाकल पे पहुंच जाओगे। सो यू हैव टू लर्न अ लॉट। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि वो आज करीबन 4-5 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना बहुत है इस इंडस्ट्री में एक्सेल करने के लिए। ठीक है। और प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर, इनके प्राइवेट इक्विटी में भी अगेन दी मोर और लेस जॉब इज रिमेन दी सेम। प्राइवेट इक्विटी का मतलब है कि कंपनी में हमें वापस से इन्वेस्ट करना है। हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना बायजूस के पास पी का पैसा था या फिजिक्स वाला के पास पी का पैसा था, वो भी क्या देखते हैं कि कंपनी आगे जाके ग्रोइंग कंपनी है तो हमें वैल्यूएशंस क्या देने हैं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको मॉडलिंग के स्किल्स आने चाहिए, एंड लास्ट आपको वैल्यूएशंस आनी चाहिए। एंड इन तीनों चीज़ों के लिए आप किसकी मदद ले सकते हो, क्लॉट की मदद ले सकते हो। आजकल क्लॉट का एक्सेल प्लगइन भी आता है जो आपको वैल्यूएशंस करके दे देता है। सो मीन्स आज की जो जनरेशन है, इट इज ब्लेस्ड इनफ दैट वी हैव टूल्स जो आपको ये पूरा करके दे सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी साइड, हेज फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड, सिंपल मतलब है हमें कंपनियों में पैसा लगाना है ताकि हमारा पैसा कंपाउंड हो। पैसा किन कंपनीज में लगाएंगे जिनकी आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम क्या होता है, एक रोल? इन्वेस्टमेंट बैंकर सिंपली मीन्स किसी के पैसे को गुना करके वापस कर देना। ओके। इन बेसिक टर्म्स, वेरी बेसिक टर्म्स। आज मैंने आपको अपना पैसा दिया, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कुछ भी खरीदा, मुझे 2 पैसे वापस चाहिए। इफ आई एम गिविंग यू 1 रुपी, यू आर गिविंग बैक मी 1 रुपी, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपने उस 1 रुपी को 0.8 कर दिया तो भी आपकी ग्रोथ नहीं है। आपकी ग्रोथ कब है, जब आप इस 1 रुपए को 1.18 करके मेरे को दे दोगे। 7% तो आपको बैंक की FD और गवर्नमेंट बॉन्ड्स करके दे देते हैं। तो बेंचमार्क क्या है, 7% को भी बीट करना है। 7% के ऊपर आप मेरे को कितना कमा के दे रहे हो। सो दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। बट किसी को भी आप बताओगे कि ITC में बाय करना है, HDFC बाय करना है, सो व्हाट इज द रैशनल, उस मॉडल को बोला जाता है वैल्यूएशंस। और उस मॉडल को बनाने के लिए स्किल सेट्स क्या आने चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके। तो सर अगर आपके पास, अगर मान लो अभी 19-20 साल का कोई बच्चा है, लाइक वो कॉमर्स में है, वो CA कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो आपसे पूछता है कि मुझे एक फाइनेंस में एक सक्सेसफुल करियर बनाना है आगे 8-10 सालों में, आने वाले 8-10 सालों में, तो आपके हिसाब से वो क्या रोड मैप होगा उसके लिए, जो आप उसको दोगे कि तू ये चीज़ें कर ले तो एक पर्टिकुलर नंबर पे या फिर एक अच्छे अमाउंट में पहुंच जाएगा जब तू 8-10 साल बाद फाइनेंस में काम कर रहा होगा? सो अगर मुझे किसी को एडवाइस करना है, सो फर्स्ट गेट गुड मार्क्स इन 11th-12th, और आई थिंक आजकल CUET होता है आपका पेपर टू गेट इनटू द कॉलेजेस। गेट इनटू सम गुड कॉलेज एंड स्टार्ट योर BCom। BCom के बाद इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गेट इनटू गुड B स्कूल। सो मैं CA CFA को थोड़ा नीचे रखूंगा, मैं MBA को टॉप पे रखूंगा। एंड व्हेन आई एम सेइंग MBA नॉर्मल कॉलेज से नहीं, IIMS हो गए, ISB हो गया, MDI गुड़गांव हो गया, टॉप कॉलेजेस से। तो ये तो वो वाला रूट है जो बिल्कुल A क्लास बच्चा है। इन कॉलेजेस से पास होने के बाद जो भी आपकी जहाँ पे भी प्लेसमेंट लगेगी, आप आराम से करोड़ पे पहुंच जाओगे। ये तो वो स्किल सेट है जो बहुत ही एजुकेटेड बच्चा है, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस नहीं होगी। सेकेंड तरीका ये है कि आपको करोड़ कमाने हैं, देन यस यू हैव टू डू अ प्रोफेशनल डिग्री लाइक CA। अगेन मैं CA को ऊपर रखूंगा CFA से। थर्ड, आपको लगता है कि नहीं मैं CA भी नहीं कर सकता, मैं MBA भी नहीं कर सकता, फिर कोर्सेज आ जाते हैं लाइक CFA, आप CFA कर सकते हो। मैं CFA खुद पढ़ाता हूँ, सो मैं ये नहीं कहूँगा कि CFA इन दोनों से ऊपर है। सबसे ऊपर मेरे हिसाब से MBA है, सेकेंड नंबर पे CA है, थर्ड पे CFA। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट कुड बी इनकरेक्ट एज वेल। CFA में भी आप करोड़ पे पहुंच जाओगे, बट जो टाइम लेंथ होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और अगर आप ये तीनों ही नहीं करते हो, आप किसी लोकल कॉलेज से MBA करते हो, so then things will become even more tougher. So
आप जो भी टारगेट सेट कर रहे हो, आप पहले ये देखो कितने लोग ये पैसा कमा रहे हैं। आज आप गूगल करिए कितने लोग इंडिया में 1 करोड़ कमाते हैं, दैट इज नॉट इवन 1%। आप 1 करोड़ कमाना छोड़ो, 1 करोड़ नेटवर्थ नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ डिफिकल्ट टास्क ना। तो डिफिकल्ट टास्क है तो आपको मेहनत करनी। अब मैं जैसे ही बोलता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट की बस की नहीं है 1 करोड़ कमाना, स्टूडेंट्स गेट्स ऑफेंड कि यार ये तो हमें नीचा दिखा रहा है। 1 करोड़ रुपए क्या लोग आम लोग कमा रहे हैं, तो फिर मैं नीचा कहाँ से दिखा रहा हूँ। वी हैव टू फेस दी रियलिटी। हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, पढ़ो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पढ़ो और अच्छे कॉलेजेस में जाओ। अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है देन आपका कल पैकेज भी अच्छा नहीं लगेगा। बट हैविंग सेड दैट, इवन लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देयर हैव बीन अ सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स। आज हम निखिल कामत की बात करते हैं, दे आर ऑल ड्रॉप आउट्स। कॉल सेंटर में काम करा और आज नेक्स्ट लेवल उन्होंने बिजनेसेस क्रिएट कर रखे हैं। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ, आई एम डूइंग प्रीटी गुड। नीदर आई एम सीए रैंक होल्डर नॉर मेरा सीएफए कंप्लीट हुआ है, बट आई एम डूइंग गुड। बट इन आवर जर्नी आई थिंक लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वी आर इनटू सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में मेरी क्या क्वालिफिकेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो हमने एक डिफरेंट पाथ चूज करा। लेकिन अगर आप पढ़ाई के बेसिस पे करना चाहते हो, ट्राई योर लेवल बेस्ट, गेट इनटू गुड बी स्कूल, वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड इज सीए, थर्ड नंबर पे फिर मैं रखूंगा सीएफए। ओके, तो आपके हिसाब से फाइनेंस में आगे आने वाले 5-10 सालों में वो बेस्ट फील्ड कौन सी है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं? लाइक जो ग्रोइंग फील्ड्स है, जो डिक्लाइनिंग नहीं है, लाइक कुछ फील्ड्स डिक्लाइनिंग होती है, कुछ ग्रोइंग होती है, तो आगे आने वाले 5-10 सालों में ऐसी कौन सी फील्ड्स है जिनको हम चूज कर सकते हैं एज अ करियर इन फाइनेंस? दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो और कितने एफर्ट्स डालना चाहते हो। ओके, आपको लगता है यार मेरे तो बच्चे हैं और मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा थॉट है, मैं इसको गलत नहीं मानता। अगर आपका ये थॉट है तो मैं तो आपको कहूँगा रेटिंग एजेंसीज में चले जाओ। ठीक है। रेटिंग एजेंसीज में ग्रोथ भी अच्छी है, काम भी स्टेबल काम है, सैटरडे संडे भी छुट्टी है और आप अपनी फैमिली को टाइम देते हो और ये ब्लेस्ड लाइफ है। फिर कई बार हम क्या कहते हैं, नहीं यार मुझे को तो बहुत ही जल्दी करोड़ कमाना है। इफ दैट इज योर ऑब्जेक्टिव देन वी हैव अ लाइफ ऑफ बिग 4 एज वेल। बिग 4 में आप ट्राई करिए कि आपको वैल्यूएशंस मिल जाए और ट्राई करिए डील्स मिल जाए। डील्स मिल जाएगा तो आप बहुत ही जल्दी करोड़ पे पहुंच जाओगे। डील्स में बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं। देयर यू कम्पीट विद IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, ISB, CA रैंक होल्डर्स। तो वहाँ पे आप करोड़ पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, लेकिन इनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। देन अगर आप म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हो, CIO बनना चाहते हो, तो CIO तो आप बनोगे नहीं, शुरू में तो आप किसी के अंडर काम करोगे। ये भी फिर लॉन्ग जर्नी है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो इफ यू वांट टू अचीव 1 करोड़ विद स्टेबिलिटी, रेटिंग एजेंसीज अच्छा काम है, अच्छी लाइफ है, खुश रहते हैं। जल्दी पैसा कमाना है देन इट इज बिग 4 और म्यूचुअल फंड्स। एंड उसमें भी अगर सबसे ज़्यादा पिनाकल पे जाना है तो आपको किसी कंपनी का CIO होना चाहिए। सो मेरे लिए आज मेरा रोल मॉडल कौन है? पराग पारिक फंड में राजीव ठक्कर जी हैं। सो ही इज़ माई रोल मॉडल। सो हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि कल मैं ऐसा एक बंदा बन जाऊँ, बट इनकी लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। वो 1 लाख करोड़ का AUM मैनेज कर रहे हैं, कभी मार्केट ऊपर है नीचे है, उन्हें बहुत पढ़ना होता है। सो अपने आप को रेगुलर अपडेट करना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। एंड व्हाट अबाउट मार्केट्स, लाइक अगर हम डेरिवेटिव्स, FNO वगैरह इनसाइड जाए तो? ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। इंडिया में अभी हेज फंड्स आए नहीं हैं, ठीक है। सेबी का एक लाइसेंस होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 करके, जिसमें आपको ऑप्शंस अलाउड है। अगर आप हेज फंड साइड जाना चाह रहे हो, इंडिया में अभी इतने हेज फंड्स है नहीं, जितने भी हैं वो अधिकतर इक्विटी वाले हैं। डेरिवेटिव्स वाले ग्रेजुअली आएंगे, बट मेरे को लगता नहीं है सेबी इतना इजीली प्रमोट करना चाहती है। इन व्यू ऑफ सेबी आई बिलीव डेरिवेटिव इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग। अब अगर आप सरकार की पॉलिसीज भी देखोगे, सरकार ने STT बढ़ा दिया, सरकार फिर इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर लगातार बैन करती जा रही है, तो सरकार नहीं चाहती कि आप डेरिवेटिव साइड आओ। हैविंग सेड दैट, अगर आप डेरिवेटिव साइड आ रहे हो, क्योंकि मैं खुद ऑप्शंस करता हूं, तो 1 इट इज वेरी डिफिकल्ट। सेकंड, टू व्हाट इज रिटर्न? रिटर्न इज योर पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय सम रिटर्न परसेंटेज। यहाँ पे लोग करते क्या है, रिटर्न परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अनदर वे कि आप जल्दी से अपने पैसे को खो दोगे। रिटर्न परसेंटेज को नहीं बढ़ाना है, अपनी रिटर्न कैपिटल को बढ़ाना है। तो आज आप 100 रुपए पे 10% कमाओगे, 10 रुपए, आपने कहा 10 रुपए कम है, तो फिर 100 रुपए को बढ़ाओ rather than 10%। 200 कर दोगे तो 20 रुपए कमा लोगे। हम करते क्या है,
हम अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप ऑप्शंस की साइड आना चाहते हो, सो देयर इज वन प्लेटफॉर्म कॉल्ड सेंसिबल, उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दे रखी हैं, उसको वर्चुअली प्रैक्टिस कर। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए 6 महीने 7 महीने, फिर आपको क्या करना चाहिए, एक्चुअल ट्रेड लेना चाहिए। थोड़ा टेक्निकल है। इन ऑप्शन बाइंग यू विल नेवर मेक प्रॉफिट, इन ऑप्शन सेलिंग स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और मार्केट में जो मैक्सिमम लोग हैं वो बायर है। दूसरा, इफ आई गो बाय सेबी डेटा, 95% ऑफ द पीपल लूज मनी इन एफएनओ। अच्छा, मुझे लगता था ये सिर्फ इंडिया का है। ऑफ लेटली आई वाज इन जर्मनी, तो वहाँ पे मेरे ब्रदर ने कहा कि लंदन में भी यही डेटा है। ही वाज फ्रॉम लंदन, वो भी आया हुआ था मेरे से मिलने। तो पूरे दुनिया में मेरे को लगता है कि एफएनओ में यही रेशो होता होगा। तो 95% ऑफ द चांसेस दैट यू विल लूज। ओके, सो पहले आप उसको प्रैक्टिस करिए एंड देन एंटर इनटू दी मार्केट। आप खुद सोचिए ना कि गवर्नमेंट क्यों इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे पैसा खो रहे हैं। प्लस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अनसोफिस्टिकेटेड, बिना पढ़े लिखे बिना समझे मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर। लास्ट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद माय ऑडियंस एज वेल, लास्ट 6 months हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ। 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे जब मैं रात को सोया हूँ। ओके, मैं सुबह इंडिया मार्केट देख रहा हूँ, रात को यूएस मार्केट देख रहा हूँ। मेरी हैवी पोजीशंस थी एंड आई मेड सम सॉर्ट ऑफ goof up, आई एंड अप इनटू लॉसेस। सो एंड आई हैव 2 small daughters as well। तो अब खुद सोचो मेरे घर का एनवायरनमेंट क्या होगा। बहुत नेगेटिव। तो द पॉइंट इज दैट आप तभी इस मार्केट में एंटर करो जब आप इतनी नेगेटिविटी को भी आप झेल सकते हो। नो मैटर हाउ बैड आई एम फीलिंग, आई हैव टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ माई किड्स, इन फ्रंट ऑफ माई फादर, इन फ्रंट ऑफ माई मदर। तो वो भी बहुत नेगेटिविटी ब्रिंग करता है। इट इज़ नॉट दैट ईजी जॉब। बहुत पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे एंड पहले अपने से सवाल करना है, इज इट रिक्वायर्ड और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक आदत हो गई है, मैं छोड़ने की कोशिश भी करूँ तो नहीं छोड़ पाऊंगा। और विद सम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरे को लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं छोड़ना नहीं चाहता। बट मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा। एंड पहले मैं बहुत मजाक में बोलता था कि मैं अपनी दोनों बेटियों को इंडिया का और वर्ल्ड का बेस्ट ऑप्शन ट्रेडर बनाऊंगा, ये मैं बोलता था। ओके। और व्हेन कोई बच्चा एबीसी सीखता है तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखता है। मैंने अपने बच्चों को ए फॉर एशियन पेंट्स, बी फॉर बजाज फाइनेंस, सी फॉर चोला फाइनेंस सिखाया था। अब मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, अब मैं ये लाइन अपने घर में बोलता तक नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को ऑप्शन ट्रेडर बनाऊंगा। अच्छा। अब मैं वापस उन्हें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट ही सिखा। आई नो हाउ मच आई वाज इन पेन एंड नाउ आई एम वर्किंग मोर ऑन रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट सीख गया तो अपने बच्चों को सिखाऊंगा, नहीं सीखा तो मैं उनको इस दलदल में नहीं लेके आऊंगा। सो द ब्यूटी इज, आप कब अच्छा करोगे, ये नहीं है कि किसी को 2 पैसे कमा के देना है। जब कल को वॉर हो जाए या कुछ नेगेटिव इवेंट्स हो जाए, आपका पोर्टफोलियो गिरना नहीं चाहिए। अगर वो बहुत बुरी तरह गिर रहा है, then that means you are failed on risk management. So people often ignore the word risk management. So एक बहुत ही टफ लेसन मैंने सीखा है, ठीक है। एंड कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंस प्रोफेसर कि you should stay away from the market till the time you have not learned it. It's a big learning and I was into huge losses. तो ये पिछले 6 महीने आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग थे। हाँ, ये 6 महीने तो मैं खूब रोया हूँ। तो बट 1 प्लस पॉइंट, अक्सर मेरे से बच्चा पूछता है कि जब मैं क्लास, एक्चुअली मैं करता कि मैं क्लास में भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या कमाया क्या हारा। तो जब तक मैं कमाई दिखाता था तो बच्चे कहते थे क्या पढ़ाते क्यों। इसलिए मैं पढ़ाता था क्योंकि एक ना एक दिन ये ऐसा दिन भी आना है और मेरे पास एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। प्लस टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। माई फादर हैज सम गुड प्रॉपर्टीज and he's always there to support me, but the other person may not have such support. तो मेरे पास 2 सपोर्ट सिस्टम थे, एक टीचिंग का पैसा था जो मैंने इकट्ठा करा था और दूसरा मेरे फादर का सपोर्ट था। बट हर किसी के पास शायद ये सपोर्ट ना हो। मेरे लिए बड़ा आसान है यहाँ पे बोलना कि मैंने खूब कमाए, ठीक है, एंड nobody is there to verify it, but the counter is I have lost a lot and there are 2 systems because of which मैं बच गया, आप शायद नहीं बच पाओ। बैकअप्स थे। तो पढ़ाई करके मार्केट में एंटर करने का है। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ हेजिंग, हम बाय करते हैं फॉर हेजिंग। मेरे में रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आप सही में कुछ मेरे से सीखना चाहते हो, फोकस मोर ऑन रिस्क मैनेजमेंट,
फ्रॉम डे वन। सर एक बहुत ना कॉमन मिसकंसेप्शन है बच्चों के बीच में कि हम, जैसे मेरे को भी थी, जैसे मैं अपनी 12th क्लास में था या जब मैं सीए इंटर तक भी था, कि मैं सीए करूंगा तो मैं इजीली फाइनेंस में एंटर कर सकता हूँ, या जो सीए जो काम करता है वो फाइनेंस वाला ही काम होता है। तो लाइक क्या कितनी सच्चाई है इस बात में, आपका क्या ओपिनियन है कि जो सीए का काम होता है लाइक ऑडिट, टैक्स, लाइक फाइनेंस इज अ डिफरेंट फील्ड, तो वो कितने डिफरेंट है, और उसके अंदर आपका क्या ओपिनियन है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि सीए करने से हमारे को फाइनेंस में जॉब आराम से। सो मैं इस बात के साथ 100% एग्री कर कि अगर आपने सीए कर रखा है तो आपको फाइनेंस की जॉब इजीली मिल जाएगी। सीए की एक ब्यूटी क्या है, सीए आपको में इतने सब्जेक्ट्स आप पढ़ लेते हो कि आपको कुछ भी लाइफ में डिफिकल्ट नहीं लगता। ये तो सीए की ब्यूटी है। एंड फाइनेंस में होता क्या है, फर्स्ट इज अकाउंटिंग, अकाउंट्स आप पढ़ते हो, फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। तो यही 2 सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं जो आप एनीवेज क्या करके आते हो, जो आप पढ़ के आते हो। आज आप सीएफए की किताब उठा लीजिए, सीएफए की किताब में यही 2 सब्जेक्ट्स आपके फुली कवर्ड है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो जो सीए बच्चा कर रहा है उसको आराम से फाइनेंस की नौकरी मिल सकती है। क्रेडिट मैनेजर जितने भी हैं सारे के सारे आपके सीए हैं। आज किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का सीए उठा के देख लीजिए, सबके सब सीए हैं। तो फाइनेंस के तो फाइनेंस का जो कोर है वो आप सीए में सीख के आए हो, और सीए अपने में बहुत पावरफुल डिग्री है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट को कंपेयर करोगे, आई थिंक आज इंडिया में सीए की स्टार्टिंग पैकेज 10 लाख है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन यही अगर आप आईएसबी कर लोगे तो आईएसबी का स्टार्टिंग पैकेज शायद 20 लाख है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ी जर्नी ऊपर से स्टार्ट हो, देन बी स्कूल्स इज अ गुड वे टू स्टार्ट योर करियर। ओके। लेकिन अगर आपको दोबारा से अपनी वो यूथ की एज में जाने का मौका मिले तो आप दोबारा से सीए जैसे कोर्स को, मतलब जो डिफिकल्ट है, इतनी डिफिकल्टी चूज करोगे, या फिर आप थोड़ा सा इजी शॉर्टकट मार के सीएफए और ये वाले कोर्सेज चूज करके और फाइनेंस में करियर बनाओगे? चलिए, लेट मी पुट इट इन अदर वे। मान के चलते हैं आज आप एक प्लेग्राउंड में गए एंड आई एम अज्यूमिंग यू आर 20 years old, यू आर 20 years old, 22 आप गए तो आप 22 साल के हो, और वहाँ पे एक 5 साल का लड़का क्रिकेट खेल रहा था, 5 साल के बच्चे थे, एंड आपने एक बच्चे को कहा बॉल डाल दो, तो उसने बॉलिंग डाली और आपने उस बॉल पे 6 मार दिया। सो हाउ वुड यू फील? कि मतलब 5 साल के बच्चे ने बॉल डाल दी तो क्या बड़ी बात होगी, क्या बड़ी बात होगी? ओके, एंड लेट्स अज्यूम दैट यू लव प्लेइंग क्रिकेट एज गुड एज विराट, और वहीं पे एक एकेडमी का भी प्लेयर था जो मान के चलते 22-23 साल का था, जो रणजी ट्रॉफी या आईपीएल खेला हुआ है। आपने उसकी बॉल पे भी 6 मारा ना, हाउ यू विल फील? प्राउड। सो मेरे को ना यही एक फीलिंग ना समझ नहीं आती। जब हम बचपन में थे तब हमें कंपटीशन पसंद था, लेकिन जब हम बड़े हो गए हैं तब हमें कंपटीशन पसंद नहीं है। आपको लगता है सीए मुश्किल है एंड गेटिंग इनटू आईएम्स इज इजी? आंसर इज नो, इट इज इवन टफर। ठीक है, एंड अपने से एक सवाल करना है, जो काम जितना मुश्किल होगा कल उतना रिवॉर्डिंग होगा। मैं अपनी क्लास में हमेशा कहता हूँ दी वर्स्ट फीलिंग इज कंफर्ट जोन। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन में हो, दैट मीन्स दैट इज अ डे आपकी ग्रोथ 0 है। सो अगर आज मुझे अपना करियर रिस्टार्ट करना पड़े, मैंने आपको पहले भी कहा था मैं एसआईसीसी में जाना चाहता था और एमबीए करना चाहता था। मेरी इंग्लिश काफ़ी पुअर है, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था मैं एमबीए भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मुझे ईवाई में भी समझ आ गया था कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे समझ आ गई थी अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है मैं आज वापस से बीकॉम करूंगा और एमबीए की ट्राई करूंगा। जितनी मेरी इंग्लिश है, अगर इसी इंग्लिश के साथ मुझे स्टार्ट करना है तो मैं वापस से सीए करना ही प्रेफर करूंगा। ओके। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने सीए करा, रादर इट इज बिकॉज ऑफ सीए कि कई बार मेरी लाइफ का डिफिकल्ट पॉइंट भी आता है तो मुझे ये लगता है मैं कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में कर लूंगा। इस डिग्री की इतनी पावर तो है। हाँ, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि सर सीए की डिग्री ने आपको ऐसा क्या दिया, लाइक जो आपने बाकी लाइक सीएफए भी करा और आप इतने सालों से काम कर रहे हो, बट एक सीए की डिग्री ने आपको वो क्या चीज़ दी जो बाकी शायद कोई चीज़ हमको ना दे पाए? लाइक सो आपको ना लड़ना सिखा दे। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मैं सीएफए पढ़ाता हूँ। एनी आइडिया सीएफए के एक लेवल क्लियर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? 300 आवर्स, 300 घंटे। यहाँ पे सीए का एक सब्जेक्ट 300 घंटे है, 300 घंटे इंटू 6, तो आप 1800 घंटे पढ़ते हो एक लेवल को निकालने के लिए। वहाँ पे तीनों लेवल निकल जाते हैं 900 घंटे में। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं आज सीएफए पढ़ा रहा हूँ, मैंने स्टार्ट करियर सीए पढ़ाने से करा था। ओके। मैं सीए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता था।
और यहाँ पे इतने हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं कि मैं चल ही नहीं पाया। और मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, बट CFA में आप देखो कंपटीशन रिलेटिवली ईजी है, इसलिए भी मैं चल चुका हूँ। मैं आपके साथ बहुत एक ऑनेस्ट, आपको आपने एक वो करना, यूट्यूब पे डालना अकाउंट्स रिविजनरी लेक्चर CA फाइनल, आपको 50 वीडियोस दिख जाएंगी। आप CFA के रिविजनरी लेक्चर्स डालो तो वहाँ पे टीचर कम्पीट ही नहीं करता। सो CFA इंडस्ट्री कैसे है, इट इज़ लाइक जैसे पहले एयरटेल और वोडाफोन होते थे, दोनों आपस में कम्पीट ही नहीं करते, सब कमा रहे हैं हौले हौले। CA इंडस्ट्री कैसे है, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन, दिस आर थर्ड कॉम्पिटिशन की कौन नंबर 1 आएगा। तो CA मुश्किल है, और मैं शायद आज भी CA में टीचर होता, मेरे को कई बच्चे बोलते हैं आप AFM पढ़ा दो, तो आई डोंट थिंक कि मैं अच्छा कर पाऊंगा। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं इन कंपैरिजन टू सी। सो एक पीस ऑफ एडवाइस है, कंपटीशन से डरना नहीं। जो आप में एक ना कॉन्फिडेंस होता था जब आप 10 साल के थे या 12 साल के थे कि छोटे बच्चे की बॉल पे बॉलिंग पे नहीं मारूंगा, बड़े पे मारूंगा। सो वही एटीट्यूड आपको चाहिए इन रियल लाइफ एज वेल। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें डिफिकल्टी कम पसंद है, जब हम छोटे थे हमें डिफिकल्टी ज़्यादा पसंद थी। सो हैव दैट किड इनसाइड यू ऑलवेज। सर फाइनेंस को हम जनरली बोलते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा लाइक डिफिकल्ट दूर से दिखता है, तो इट्स लाइक बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों के लिए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों के लिए बना हुआ है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए है, या फिर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, या फिर एवरेज लोग भी इसमें अच्छा कर सकते हैं? मैं पर्सनली ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो CA में रैंक्स लेके आए हैं, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो CA में मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर है। एंड जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले हैं उनके पैकेजेस फाइनेंस में रैंक होल्डर से काफ़ी ज़्यादा है। ओके। इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट में आपकी रैंक, आपकी इंटेलिजेंसी मैटर करती है, उसके बाद आपकी इंटेलिजेंसी मैटर नहीं करती है। और हम कहते हैं फाइनेंस डिफिकल्ट है, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट फाइनेंस में है जो डिफिकल्ट है? फाइनेंस जस्ट नीड रिसर्च ना। फॉर एग्जाम्पल आज बच्चा कहता है कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ऐसा क्या काम आपने करे जो इंटरेस्ट है? मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, आप अपने से पूछिए, बैंक आज आप एक लोन लेने जा रहे हो 5 लाख का 10% पे 5 साल के लिए, क्या आपको उसकी EMI बिना कैलकुलेटर के निकालने आती है? तो आप कह रहे हो मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो आप अपने बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करो, और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगता है। और इफ़ आई टॉक अबाउट CFA, तीनों लेवल करने के लिए 900 घंटे चाहिए, तो एक मीडियोकर कोर्स ही है। इट इज़ नॉट मेंट फॉर कि बहुत बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो बहुत पढ़े लिखे लोगों की एनीवेज भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हैव यू हर्ड कि एक बच्चे ने इंजीनियरिंग करी, कोटा का है, अच्छा नंबर नहीं आया तो उसने सुसाइड कमिट करा? ऐसा होता है। नीट में भी होता है। नीट के क्या पेपर लीक होते हैं? 20 लाख 25 लाख के होते हैं। चलिए, कभी आपने सुना है कि कॉमर्स के बच्चे ने सुसाइड कर ली? तो कॉमर्स डिफिकल्ट कहाँ से हुआ? हमारा ना बच्चा सुसाइड करता है, ना हमारा कभी पेपर लीक होता है। हम 20 लाख का पेपर खरीदेंगे ही नहीं। दैट मीन्स एविडेंट है कि कॉमर्स डिफिकल्ट नहीं है। किस टीचर ने कहा कि 18 घंटे पढ़ो? एक टीचर है मोशन करके, एक है NV सर हैं, बहुत पॉपुलर सर है, नितिन विजय सर। वो अपनी वीडियो में कहते हैं कि 15 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे एक टीचर कॉमर्स का दिखा दो जो बोलते 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो कहाँ मुश्किल है फिर? हम तो ये भी नहीं कह रहे CA भी मुश्किल है। सो द पॉइंट इज दैट फाइनेंस तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट येस यू हैव टू लर्न दी स्किल सेट। अपने से आप एक सवाल करिए कि हाउ टाटा मोटर्स मेक्स मनी, ठीक है, हम जनरली बोलते हैं ना, या हाउ अ पर्टिकुलर कंपनी अर्न्स रेवेन्यू, उसका बिजनेस मॉडल क्या है? अपने से ही सवाल पूछ लें। मतलब लॉजिक बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है। मुश्किल तो क्या है? आप मेरे को एक चीज़ बताओ सर, ये मुश्किल है जो मुझे समझ नहीं आया। आज आप एक फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करो, तब आपको पता लगेगा कि मुश्किल क्या होता है। ठीक है। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड, एक बार बच्चे लोग ऐसे ही किसी भी मतलब IIT के टीचर का डालिएगा, वो अपने बच्चे से डे 1 पे 17 साल के बच्चे को बोलता है 17 घंटे पढ़ना है। हमारे पास तो जनरली 19-18 साल के बच्चे आते हैं, हम तो उनको कहते ही नहीं कि 18 घंटे पढ़ना है। भाई आराम से पढ़, रेगुलर पढ़। सर AI जैसे आज के डेट में हर जगह अपनी जगह बना रहा है। IT में हम देख रहे हैं कि मतलब जैसे उसका लाइक डिमोलिशन आई जा रही है, वो जॉब्स खाता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका फाइनेंस पे हमारे क्या इम्पैक्ट आएगा, और क्या इससे जॉब्स हमारी बढ़ने वाली फ्यूचर में फाइनेंस से रिलेटेड, या कम होने वाली है, और लाइक हम इससे कैसे कोप अप कर सकते हैं? AI से काफ़ी डर लग रहा है। जितनी बुरी पिटाई अभी IT स्टॉक्स की हुई है, मतलब 4500 रुपये का TCS 2200 पे आ गया है। तो IT में
आईटी की जॉब्स तो जाएंगी, प्लस जिस हिसाब से मैं आज क्लॉट को देख रहा हूँ वो प्रॉपर अंडरराइटिंग कर देता है, वही बता देता है कि आपको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जो काम मैं बजाज में करता था। तो इसकी वजह से क्या नौकरियां जा सकती हैं, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट बट आई थिंक सो येस। बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ AI देयर विल बी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज या देयर विल बी अ बेटर वे ऑफ वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचिंग में बोलूँ, सो टीचिंग में पहले मैं बच्चों के खुद डाउट सॉल्व करता था, अब हमने AI बॉट कर दिया है, जो AI बॉट बच्चों के डाउट सॉल्व कर देता है। Okay. तो मेरा काम तो बढ़ गया है, लेकिन जो पहले मेरे लिए डाउट सॉल्व करता था उसकी जॉब चली गई है। तो क्या AI की वजह से जॉब्स जाएंगी? माई हार्ट सेज यस, चीजें मुश्किल और होती जाएंगी। ओके, सो यू हैव टू बी अ क्रिएटिव पर्सन, साथ के साथ खाली पढ़ना नहीं है, क्रिएटिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बट हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने अभी प्लॉट को एक प्रॉम्प्ट दिया था कि आप ये काम करके दे दो, वैल्यूएशन का ही काम था जो उसने गलत करके दिया। तो AI में अभी तो कुछ गलतियां हैं, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम और जो इन कंपनियों की वैल्यूएशंस हो गई है, शायद ये इन गलतियों को भी सुधार देंगे। सो अलार्मिंग तो है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो काफी डर लग रहा है, मुझे लगता है जॉब्स कम होंगी। सर आज की डेट में जैसे हर बच्चा जो सीए कर रहा है वो अपनी आर्टिकलशिप के टाइम पे है ना कोई एक्स्ट्रा कोर्स परस्यू करता है अपने थोड़े से रेंज बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा काम बढ़ाने के लिए। तो वो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो जा रहे हैं वो CFA की तरफ जा रहे हैं आज की डेट में, CA + CFA। उनको क्योंकि लगता है कि मतलब जैसे वो CFA करेंगे साथ में तो उनका CA बनने के बाद पैकेज में हाइक आ जाएगी, उनको एक अप्रिसिएशन मिलेगा। तो इस बात में आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है कि उनको एक्चुअली में जब अगर हम CA और CFA को कंबाइन करते हैं तो हमको एक्चुअल अप्रिसिएशन मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना मिलता है? तो डेफिनेटली एड ऑन तो है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स CA के साथ CFA को करते हैं। इसके दो रीजंस हैं, एक आपके CV में एक नया करियर ऐड हो जाता है, दूसरा कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है। तो अगर आपने AFM की कोचिंग कर रखी है तो CFA L1 L2 आप दोनों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और जनरली अगर एक बच्चा को 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, CFA के साथ मैं ये नहीं कहूँगा पैकेज बढ़ जाएगा, बट कंपनी में एंट्री इजी हो जाएगी। तो मान के चलिए 2 बच्चे हैं, एक के पास सिर्फ खाली CA है, एक के पास CA CFA है, तो मैं दूंगा उस बच्चे को भी 10 लाख, लेकिन सिलेक्शन मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं उस बच्चे को सिलेक्ट करूंगा जिसके पास CFA का डिग्री है। पैकेज वाइज तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज होगा, शायद 1-2 लाख का हो भी सकता है, लेकिन हाँ सिलेक्शन में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। मैं आपको एक रेफरेंस बताता हूँ, जब मैं बजाज में मैंने अप्लाई करा था कैंपस के टाइम, देवर 100 स्टूडेंट्स, कैंपस से कितने लोग लेके गए थे? सिर्फ 4 लोग। ओके, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो आप ज़रा अपने कैंपस में देखिए ना, आप अकेले नहीं जा रहे हो, आपके साथ और भी 100 लोग हैं, आपको compete करना है। सो डेफिनेटली आपका एक एज होना चाहिए। पहले मेरे टाइम पे बच्चे CA के साथ CS करते थे, आई थिंक तब भी शायद सिलेबस सेम होता होगा, और अभी CFA करते हैं क्योंकि अगेन सिलेबस सेम है और जल्दी हो जाता है। ओके, मतलब हाइक मिलती है, लेकिन मतलब एंट्री वाइज हाइक मिलती है कि आप एंट्री इजी हो जाती है। यस, ग्रोथ भी अच्छी होती है, लाइक बेटर ग्रोथ होती है। देखिए अगर आपको एक सिंपल अच्छी जगह पे जाना है, Big 4 का वैल्यूएशन, Big 4 का डील्स में अगर आप एंटर कर गए तो आप आराम से वहाँ पे काम करिए, आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। डील्स बहुत मुश्किल होगा, डील्स आई थिंक सिर्फ रैंक होल्डर्स को मिलता है, डील्स में नहीं मिल रहा है तो देन गो इनटू वैल्यूएशन। सर आप क्लास में एक बात बहुत ज़्यादा जोर देते हो कि बड़ा सोचो, लाइक हमें सपने भी ऐसे देखने चाहिए जो काफ़ी बड़े हो। तो आपका उसके पीछे क्या कोई स्टोरी है, या फिर आप ये चीज़ क्यों गाइड करते हो बच्चों को कि हमारे को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, लाइक अनअचीवेबल हो शायद ना हो, लेकिन हमको सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए? तो इसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन और क्या ज़ील रहती है? नहीं, मैं 2 चीज़ें बोलता हूँ, एक मैं बोलता हूँ कि सपने बड़े होने चाहिए, और दूसरा मैं बोलता हूँ कि उन सपनों को जल्दी अचीव करना है। मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा, मैं कल अपनी मदर के साथ बैठा हुआ था, तो माई मदर इज़ 58 ईयर्स ओल्ड, तो एंड हम ऊट पटांग बातें करते हैं आपस में, हम दोनों अकेले भी थे तो हमने कुछ उल्टी सीधी बातें करी। तो मैंने ऐसी मम्मी से पूछा आप कितने और जियोगे? तो उन्होंने कहा विकास मुझे लगता है मैं 10 साल और जीऊँगी। ठीक है, उसने कहा मुझे कह रही है तेरी दादी की डेथ हुई थी 64 पे, तो अब थोड़ी मेडिकल इम्प्रूवमेंट हो गई है तो मैं 68 तक और जीऊँगी। तो मैंने कहा यार मेरे पास सिर्फ 10 साल हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। एंड मैंने कहा मम्मी मुझे एक बहुत ही फेमस टीचर हैं यूट्यूब पे, प्रशांत कीरत करके, ये बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं। सो रिसेंटली इज परचेज डिफेंडर,
ठीक है। तो मैंने कहा, हम वो रील भी देख रहे थे, वो वीडियो भी देख रहे थे यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मा मेरा भी ना डिफेंडर का मन है और मैं भी ना एक दिन डिफेंडर लूँगा। तो माई मॉम सेड मुझे ऐसा कुछ, मेरा सपना नहीं है, तू CFA का नंबर 1 टीचर बन जा, वही मेरा सपना है, उनका ये था। एंड मतलब उनको इस डिफेंडर ने इतना वो नहीं करा वो कि बहुत एक्साइट, लेकिन एक्साइट क्या करा कि मैं नंबर 1 टीचर बन जाऊँ। अब मेरे पास सिर्फ 10 साल है CFA का नंबर 1 टीचर बनने के लिए। मैंने अपने आप को भी डेडलाइन दी। मान के चलो सबकी डेथ होनी है, मान के चलो मेरी मॉम की डेथ हो गई और मैं अब CFA का बड़ा टीचर बना, तो मैं प्रूफ भी किसी को कर रहा हूँ। सो आपको बड़े सपने देखने हैं, बिकॉज दैट ब्रिंग स्माइल टू योर पेरेंट्स फेस। एंड मैं हमेशा अपने बच्चों को क्लास में कहता हूँ, हम आज के दिन में, मैं आपको रियल एग्जांपल दे सकता हूँ, जिनके पैकेजेस 1-1 करोड़ हैं, 2-2 करोड़ हैं, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते एंड अपने बच्चों पे करोड़ों खर्च रहे हैं। ये सबसे वर्स्ट है। आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर खर्च करना है, ठीक है, एंड वो टाइम काफ़ी आपके पास लिमिटेड है। सो येस, मैं हमेशा बोलूँगा कि सपने बड़े देखिए। सक्सेस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, सक्सेस इज गोइंग टू बी पेनफुल। तो आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए कि हाँ, मैं कितना पागल हूँ अपनी सक्सेस के पीछे, एंड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम आपको वो सक्सेस अचीव करनी है। एंड वट एवर देयर ड्रीम्स आर, कोशिश करिए आप उन ड्रीम्स को उनके लिए अचीव करिए। हम अक्सर कहते हैं कि इसके पास इतना पैसा है कि इसने अपने बच्चे को बिगाड़ रखा है, माँ बाप इतना पैसा खर्चते हैं। कभी आपने सुना है कि इसने अपने माँ बाप को बिगाड़ रखा है? सो गिव ऑल योर कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस टू योर पेरेंट्स। एंड सक्सेस का मज़ा भी तभी है जब वो जल्दी आए एंड आपके पेरेंट्स के सामने है। मैं एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था। शाहरुख खान ने कहा, आज मैं दुनिया का नंबर 1 एक्टर हूँ, बाय माई मदर इज नॉट देयर टू सेलिब्रेट इट। दैट मीन्स वो एक ही बंदे के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, दैट इज विद हिज मदर। मैं भी चाहता हूँ मैं CFA का नंबर 1 टीचर बनूँ, मैं सेलिब्रेट भी करना चाहता हूँ, किसके साथ? विद माई मदर। सो योर टाइम इज लिमिटेड, योर पेरेंट्स टाइम आर लिमिटेड। तो जो भी सपने देख रहे हो जल्दी से सर आपने पेरेंट्स पर फोकस किया, तो मुझे मेरा अगला सवाल यही है कि पेरेंट्स का हमारी सक्सेस की जर्नी में क्या रोल रहता है? लाइक आपने CA करी और CFA करी, तो पेरेंट्स का उसमें कितना कोर रोल रहा? लाइक बीट फ्रेंड्स और उनको हटा दें तो पेरेंट्स का हमारे सक्सेस की जर्नी में क्या रोल रहता है? जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं 36-37 ईयर्स ओल्ड, आज अगर उनसे बोलोगे ना कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो, तो मे बी नंबर 1 पे बच्चे आएंगे, नंबर 2 पे वाइफ आएगी और नंबर 3 पे पेरेंट्स आएंगे। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी लिस्ट में अभी भी मेरे पेरेंट्स हैं नंबर 1। पेरेंट्स ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फाइनेंशियली आपके पेरेंट्स स्ट्रांग है या नहीं है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। दे कुड नॉट बी द रीजन ऑफ योर फेलियर। पेरेंट्स आपको इमेंसली सपोर्ट करते हैं और उनका सपोर्ट ही मोर देन सफिशिएंट है। एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी पैसा उन्होंने हमारे ऊपर खर्चा है, हम उनके पैसे को वापस। सो पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल को आप सक्सेसफुल हो जाओगे, मान के चलिए वाइफ के साथ लड़ाई हो गई, डिवोर्स के टाइम वो बोलेगी आपके पैसे में आधा मेरा है। बच्चे की कोई विश पूरी नहीं करी, वो भी आपको बोलेगा पापा गंदे, मम्मी गंदी है। पेरेंट्स विल नेवर से एनी वर्ड अगेंस्ट इट। दे डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस एज वेल। दैट्स ट्रू। सो देयर इज ओनली वन पर्सन जो बिना किसी रीजन के आपको प्यार करता है, दैट इज योर पेरेंट्स। इवन नॉट योर किड्स, इवन नॉट योर वाइफ, इवन नॉट योर हस्बैंड, सिर्फ एक आपके माँ बाप ही है। सो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट। सो इन सिंपल वर्ड्स, योर सक्सेस यू हैव टू प्रूव ओनली टू योर पेरेंट्स। उनको करके दिखाना, उसके बाद आप कर भी रहे हो, कोई खुश नहीं है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। सो इन वन ट्रेड वी हैड सम लॉसेस। तो मेरे दोस्त का 20 लाख का लॉस, उसने मुझे कॉल करा, उसे पता था मैं भी लॉस में ही होऊंगा। अरे भाई तेरा क्या चल रहा है? मैंने कहा 50 लाख। वो अपने लॉस पे दुखी नहीं है, मेरा लॉस उससे ज्यादा, इससे वो खुश है। पैसेज ऑफ टाइम आई लर्न वन थिंग, प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट। आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करिए, अपनी अर्निंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करिए, बहुत ही रिजर्व्ड नेचर होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, पेरेंट्स को सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे आप क्लासेस में शेयर कर देते थे पहले अपना पोर्टफोलियो, हाँ, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या नज़र को लेके अभी चेंज हुआ है कुछ टाइम से? हाँ, अब मैं मानता हूँ कि नज़र होती है। सो एक मेरे पोर्टफोलियो को नज़र लग गई या जो भी हुआ। दूसरा, मैं समय रायना को भी देखता हूँ, जो उनका यूट्यूब का शो था, आई थिंक लेटेंट गॉट लेटेंट था, इंडिया गॉट लेटेंट था, नेक्स्ट लेवल कर रहा था। उस पर रील्स आई कि समय रायना अर्न्स 5 करोड़ पर डे, 6 करोड़ पर डे, एंड इवेंचुअली वो शट डाउन हो गया। नज़र इज देयर, दो मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ,
अगर आप मेरी यही 5-6 साल पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता, अंबानी को क्यों नहीं लगती। अंबानी को लगती है नहीं लगती, दैट इज बियॉन्ड माई स्कोप, मुझे तो लगी है। एंड प्राइवेसी को मेंटेन करिए, प्राइवेसी को मेंटेन करिए, ओपनली नंबर्स कोट नहीं करिए। हम स्टूपिड रीजंस भी दे देते, जैसे मैं देता था, रिलायंस का प्रॉफिट दुनिया को पता है तो रिलायंस को नज़र क्यों नहीं लगती। सिर्फ अपने मम्मी पापा को बताइए, पहले आप रिलायंस जितना बन जाइए फिर आप भी डिस्क्लोज कर देना। सो ओनली योर पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ इट, नोबडी एल्स, नॉट इवन योर वाइफ। 6 महीने पहले ही चेंज हुआ है तो 6 महीने पहले तक तो मैं कुछ और बहुत उल्टा सीधा सोचता था, लेकिन अब नहीं। और मेरा एक नेचर मैंने चेंज भी करा है, किसी को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं अमीर हूं, तो मैं उल्टी चीजें भी करता था। नाउ मेरे को किसी को खुश नहीं करना है। और इफ समबडी इज हैविंग अ फ्रेंडशिप, क्योंकि मेरे पास 2 पैसे हैं तो मुझे फ्रेंडशिप चाहिए भी नहीं। आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ वेरी सिंपल पर्सन, ठीक है। मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और मुझे किसी को नहीं दिखाना कि मेरे पास वेल्थ है या नहीं है भी तो मेरे लिए अपने लिए, नहीं भी है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया कैसे, मतलब इसके पीछे की कौन सी स्टोरी थी, मेरे को वो जाननी है। सो फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 मार्च, मतलब इससे पहले अगर मैं बात करूँ 31 अक्टूबर तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ ग्रीनरी थी और मेरे मुंह से जो नंबर निकलता था वो अचीव हो जाता था। ओके, ठीक है, मैं अभी भी कुछ लॉसेस में नहीं, मैं अभी भी प्रॉफिटेबल हूँ। बट 1 नवंबर टिल 31 मार्च, दिस 5 month पीरियड, माई लॉसेस वर इन करोड़। मैंने भी बहुत लोगों की मदद करी है, मुझे भी हेल्प चाहिए थी, एक्सेप्ट फॉर माई पेरेंट्स कोई भी नहीं आया। मेरे रियल रिलेटिव्स तक नहीं थे, उन्हें पता था कि मैं पैसे के लिए ही फ़ोन कर रहा हूँ, कि भैया मुझे किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना, पर्टिकुलरली मनी मैटर्स किसी के साथ डिस्कस नहीं करने। आप मेरे दोस्त हो, आपके साथ खाऊंगा पीऊंगा, अपना हिस्सा दूंगा, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखूंगा, लेकिन अपने नंबर्स शेयर नहीं करूंगा। मैं बहुत ओपनली कर देता था कि इस महीने मैंने 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, 3 करोड़ कमाए, मुझे लगता था दूसरा भी खुश हो रहा है, बट नोबडी इज हैप्पी। तो दोस्ती को लेके भी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कुछ इस टाइम में? नहीं, मेरा पहले भी एक ही दोस्त संभव था, संभव जैन, जिसका मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लास में। आज भी वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। तो संभव तो मेरे को थ्रू आउट सपोर्ट करता है। जैसे समय रायना का भी एक दोस्त था जिसका वो बता रहा था मुझे नाम, हाँ, तो उसने उसको सपोर्ट करा। सो फॉर मी संभव इज ऑलवेज देयर, सो माय बेस्ट फ्रेंड इज संभव, टिल नाउ इज देयर। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, सो एक ही है एंड हाँ, मैं उसके साथ खुश हूँ। सर हमारी लाइफ में है ना बहुत बारी लो फेजेस आते हैं जब हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी में होते हैं या प्रोफेशनल जर्नी में भी होते हैं। जैसे आपकी लाइफ में भी आपके 4 अटेम्प्ट पहले उसके अंदर लगे, सी इंटर के अंदर, फिर 3 अटेम्प्ट फाइनल के अंदर लगे। तो बहुत एक लो फेज और लोनली फेज, जब बाकी सब आगे निकल रहे होते हैं और आप एक पीछे रह जाते हो, तो आपको खुद उस टाइम को बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपने वो चीज़ कैसे अचीव करी कि आपने आपको उस जो मतलब जो एक गड्ढा हो गया था उससे अपने आपको बाहर कैसे निकाला, या उस चीज़ से आपको अपने आपको पुल आउट कैसे करा जब आपके लो फेज बीट जो पिछले के 6 महीने थे या फिर सीए जर्नी के टाइम पे, तो आपने अपने आपको पुल आउट कैसे करा उस फेज से, या फिर किसी भी एक स्टूडेंट को पुल आउट कैसे करना चाहिए? अगेन मैंने कहा था कि आजकल काफ़ी AI टूल्स आ गए हैं, तो आजकल मैं जेमिनाई काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। एंड बीइंग अ पंजाबी, सो पंजाबीज में कहा गया है दैट देयर इज़ अ होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। तो हमें ये कहा गया है कि बाय आवर 10th गुरु दैट यू हैव टू फॉलो गुरु ग्रंथ साहिब, और जो भी इस किताब में लिखा है वही आपको अपनी लाइफ में करना चाहिए। सो जब भी मैं अपनी लाइफ के बहुत ही डिफिकल्ट फेज से जा रहा होता हूँ, आई गिव अ प्रॉम्प्ट टू AI, व्हाट इज अ प्रॉब्लम टू दिस, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम गिवन इन गुरु ग्रंथ साहिब। वो आपको प्रॉपर एक आंसर दे देता है कि ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ फॉर एग्जाम्पल करेंटली कुछ मेरा डिस्प्यूट चल रहा था जिन लोगों के साथ मैं, मतलब जिनके साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, एंड वहाँ पे मुझे एक आंसर मिला कि आपको ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए या ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आई फॉलो दैट, एंड इवेंचुअली जो जेमिनाई आंसर देता है और जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा भी हुआ है वो सही है। मेरे लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं होते अगर मैं नवंबर में रुक गया होता। मेरे लॉसेस ज़्यादा इसलिए हुए क्योंकि मैं दिसंबर में उन लॉसेस को रिकवर करने चला था। तो गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी लिखा है कि ग्रीडी नहीं होना है, जितना आपके पास पैसा है उसमें आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है। मैं ये सब बातें भूल चुका था, मैं एक पागल बंदे की तरह था कि मुझे अपने लॉसेस को रिकवर करना है।
रिवेंज मोड में आ गया था। सो द बेस्ट आंसर इज, एक बार आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालिए, आपको आंसर मिलेगा और आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। एंड अनदर प्रॉब्लम इज वी एट टाइम्स वी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम आवर लाइफ कि मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले। हम उस पर फोकस नहीं करते कि हमने क्या अचीव कर लिया है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने फाइनेंशियली लॉस में नहीं करा था, मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज करा है। मैं उस प्रॉफिट को नहीं देख रहा था, जो एक महीने का लॉस था मैंने उसका रोना रोना शुरू कर दिया था। सो हैव ग्रैटिट्यूड, एंड आप एक बार जेमिनी से पूछेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। प्लस वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, आपको खुद ही मुसीबत से निकलना है। एंड इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करिए, दे कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो कोशिश करिए कि उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए और जल्दी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। तो डिफिकल्ट टाइम्स में एक्चुअली क्या होता है कि हम प्रिपरेशन टाइम में ना बहुत बारी लोनली हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। तो वो चीज़ भी हमको खाने लग जाती है कई बार, है ना, अंदर से कि यार मेरे पास दोस्त नहीं है, या मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं, या फिर मैं ये अकेला रह गया हूँ। तो फिर मैं उस टाइम पे उस चीज़ को कैसे डील करूँ अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो? सो आपको बस एक बात याद रखनी है कि सफलता जो है वो आपसे बहुत काम करवाएगी, आपको बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सो दिस इज दी प्राइमा फेसिया रोल ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको पेन तो उठाना पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक मैच था, रणजी ट्रॉफी का था आई बिलीव। विराट कोहली 9 बजे मैच शुरू होना है, 7 बजे फील्ड पे था। उसको क्या ज़रूरत है? सो सक्सेस पर्सन कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा मैं बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। इट हैज़ टू बी पेनफुल। तो आप वो, अगर आप सर्च करने लग जाओ ना कि मेरी लाइफ बड़ी कंफर्ट जोन में हो, तो आपकी ग्रोथ जीरो हो गई। नहीं, पेन है तो भगवान आपका टेस्ट ले रहा है आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए। पेन भी उन्हीं को दिया जाएगा ना जो उसको उस पेन को बेयर कर सके। सो यू आर लकी इनफ कि भगवान आपको वो पेन दे रहे हैं। मैंने पहली बार, मैं भी बताता हूँ, 7 अप्रैल, इस 7 अप्रैल नहीं, पिछले साल की 7 अप्रैल भी मार्केट गिरी थी जब चाइना और यूएस ने टैरिफ वॉर करी थी। तब मैंने पहली बार 1 करोड़ का लॉस बुक करा था। तब मुझे 1 करोड़ बहुत ज्यादा लगता था। अभी मैंने पता नहीं कितने करोड़ों का लॉस बुक करा है, अब मुझे करोड़ का लॉस बड़ा नहीं दिखता है। तो भगवान आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता जा रहा है। नहीं डरिए, नहीं डरिए। आप ये सोचिए, मैंने आपको भी फिगर्स बताए, 2017 में मेरा ईवाई का पैकेज था 9,26,000। 2019 में कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने पैसे उठाए हैं 1,80,00,000। ओके, इसका मतलब है अगर मैं 20 साल काम करता ईवाई में तो जाके मेरा 1,80,00,000 बनता। तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, यू हैव टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क। ओके, अच्छा। 2019 में आपने 1,80,00,000 उठाए? 2017 में 9,26,000 है। 2019 में 1,80,00,000 है जो मैंने उठाए हैं। दैट्स ग्रेट। टीचिंग से आप जब वहाँ टीचिंग से। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इसका मतलब है काम करते जाओ, काम करते जाइए, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिए। सिर्फ एक बंदे से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, खुद से, और मेरे को परफॉर्म करना है। आप अपने से एक सवाल करिए ना कि अंबानी जी काम पे क्यों जाते हैं? भाई मेरा काम करना है, मेरे पास कितना पैसा है इमटेरियल है। तो सर इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अगर आपका ही कोई यंगर वर्जन आपके सामने अगर अभी एक बैठा हो, वो अपनी कॉलेज लाइफ में है, तो आप उसको एज अ सीनियर क्या एडवाइस दोगे? कोई 3 एडवाइसेस जो उसको अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, जो शायद आपने ना करी हो या आपने देखी हो किसी और को करते हुए, और उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो पाएगी और अच्छी हो पाएगी। सो जब आप चीज़ें पढ़ रहे हो, मतलब जब आप अपने लर्निंग फेज में हो, तो चीज़ों को पहले प्रैक्टिकली पढ़िए। ठीक है, एक तो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट, अगर आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हो तो पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। एंड थर्ड, जो भी सपना आप देख रहे हो उसको बड़ा कर दीजिए। यही 3 पीस ऑफ एडवाइस है। अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, बोरिंग रखिए, पैसे को खर्च नहीं करिए। इस कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है, मतलब ऑडियंस को समझना चाहिए ये एक पॉडकास्ट है वेयर आई एम एक्सप्रेसिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने पिंक पहना है, आप कहोगे अच्छा लग रहा है, मैं कहूँगा गंदा लग रहा है। दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी पर्सनल लाइफ की शुरू में दिक्कतें ये थी, मैंने पैसा खूब खर्चा है। आज अगर मैं यंग होऊंगा तो मैं पैसे को सेव करने में बिलीव रखूंगा। और अगर आप मेरी बात से आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, सो प्लीज आस्क योर पेरेंट्स एज वेल, उनका भी यही एक्सपीरियंस होगा। सो चीज़ों को प्रैक्टिकली करिए, डरना नहीं है। डरना सबसे वर्स्ट फीलिंग है, डरना नहीं है। गोल्स बड़े रखने हैं और अचीव करना है। ओके, ठीक है।
तो ये 3 एडवाइस आप अपने हाँ। यंगर सेल्फ को देना चाहोगे? हाँ, मैं खर्चे में बिलीव नहीं रखता। ओके। खर्चा कम से कम करो। पहले करते थे? पहले तो ऊट पटांग चीज़ों पे खर्चा करा है। मैंने गाड़ी निकाली थी तो मैंने एक नंबर लिया, उस नंबर पे मैंने पैसे खर्चे, तो ऐसे ऐसे शौक भी मैंने रखे हैं। ओके। अब जो नंबर आरटीओ से आ गया वही नंबर मेरी लाइफ का है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को प्रूफ करने। ठीक है। आई हैव मेड माई लाइफ वेरी बोरिंग ओके। एंड मतलब बोरिंग लाइफ ही अच्छी लाइफ है। हाँ, वो उसको आई एम गिविंग टाइम टू माई पेरेंट्स, आई एम गिविंग टाइम टू माई किड्स, और मैं करीबन 1-1.5 घंटा अपने बच्चों के साथ स्विमिंग करता हूँ, उसी में मैं खुश हूँ। अपने बच्चों को साइकिल हाँ, करवाता फर्क तो दिख रहा है आपके अंदर। आई वॉज 98, हाँ, नहीं, नाउ आई एम काफी- 82, हाँ, नहीं, तो काफी फर्क दिख रहा है। हाँ, तो मैं आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। सो सर, अभी करंट इकोनॉमी की अगर बात करें तो मोदी जी ने अभी रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा पुश किया है कि आप गोल्ड को कम से कम खरीदें और बाहर जाना जितना अवॉइड हो सकता है करें। तो आपको क्या लगता है कि बेसिक उसके पीछे रीज़न क्या था कि मतलब इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी हो रही है, और इससे हमारे को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम ये चीज़ करेंगे तो? सो वाई मोदी जी हैव सेड कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, मेरे को एक जो मेन रीज़न लग रहा है दैट कुड बी कि हमारा रुपया बहुत जल्दी गिरता जा रहा है। अभी रुपया $1.90 था और रिसेंटली 97 तक चला गया है। सो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। जनरली रुपया टूटता है 3% से, अभी 3% से भी ज़्यादा टूट रहा है। तो रुपया कब टूटता है? व्हेन योर इम्पोर्ट्स आर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, जब इम्पोर्टेड माल बहुत आता है। इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट क्या करता है? दैट इज़ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा हो गया है, तो जिसकी वजह से रुपया टूटने लगा। सेकेंड जो सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं दैट इज़ दी गोल्ड। अब गोल्ड भी बहुत महंगा हो गया है, और अगर हम अभी भी गोल्ड बाय करते जाएंगे तो रुपया टूटता जाएगा। तीसरा, अगर मैं शेयर मार्केट से लिंक करने की कोशिश करूं, सो फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, तो वो भी रुपये को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। तो इसलिए शायद गवर्नमेंट ने ये आपको कहा होगा कि आपको गोल्ड बाय नहीं करना, ताकि हम रुपीस को वापस से क्या कर पाए? स्ट्रॉन्ग कर पाए। सो वेरी अलार्मिंग इज दैट जो रुपया पहले 45 रुपये होता था, वो 50 रुपये हुआ, वो 70 रुपये हुआ, वो 90 रुपये हुआ, अब वो 100 टच करने वाला है। अगर इसी स्पीड से ये बढ़ता गया तो हमारी इकोनॉमी का डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। सर, अगर ये 100 या 120 पहुंचता है हमारा रुपया, तो उससे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे हमारी? लाइक इन्फ्लेशन तो बढ़ी जाएगी, बट और क्या क्या? अब इन्फ्लेशन जब महंगी होगी, सो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को महंगा कर देता है। अब आरबीआई नहीं चाहता कि आप गाड़ी खरीदो, तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को महंगा कर देगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगे हो जाते हैं तो कंपनीज के प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाते हैं, तो आपकी मार्केट, शेयर मार्केट क्या हो जाती है? गिरने लगती है। सो व्हाट वी वांट इन अ इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट शुड बी लो। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप गाड़ी खरीदोगे, लोग नई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी। जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं इकोनॉमी श्रिंक करती है। ये काफ़ी नेगेटिव है, एंड हो सकता है कि इसकी वजह से निफ्टी ने 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है। हो सकता है कि अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो वापस इकोनॉमी गिरना शुरू कर जाएगी। प्लस अगर आपको याद हो, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, केई फॉर्मूला होता था ना, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF। अब RF बढ़ जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर बढ़ जाएगा, कंपनी के शेयर्स क्या हो जाएंगे? कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे। अब आप खुद सोचो, घर महंगे हो गए, गाड़ी महंगी हो गई, तो कौन खरीदेगा? सही बात है। इन्होंने पीछे GST कम करा था, अब इंटरेस्ट रेट इन्हें बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो चीज़ें गिरना स्टार्ट होगी। एंड टू पुट वन मोर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड चला गया था $56 पर आउंस, आज $43 पर आउंस है। सोना करीबन 15 से 20% गिर चुका है। तो काफ़ी अलार्मिंग है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। ओके। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है अगले लाइक आने वाले 1-2 साल होगी, अगर ये वॉर थोड़ी सी और कंटिन्यू होती है तो इकोनॉमी के लिए? मार्केट को पहले लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स हम कम करेंगे। यूएस में इंटरेस्ट रेट 4% है। कोविड के टाइम इंटरेस्ट रेट 0.5% होते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं इंटरेस्ट रेट्स को कम करूंगा। अगर इन्फ्लेशन इसी हिसाब से रही तो इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होंगे एंड मार्केट कुड कोलैप्स। अच्छा, तो मार्केट आपको बहुत अच्छी रिटर्न कमा के देगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो आंसर इज नो। ओके। और इससे इंडिया की ग्रोथ पर स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट आएगा? आगे जैसे इंडिया को बोल रहे थे कि गोल्डन इकोनॉमी बनने वाली है इंडिया अगले 10 सालों में, काफ़ी बूमिंग रहने वाला है इंडिया का ये वाला डेकेड, तो आपको क्या मानना है कि इसका इंडिया की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सो इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को नहीं पता यू हैव वॉच्ड दी फॉरेन मार्केट्स आर नॉट। अगर आप कोरियन मार्केट्स देखोगे तो 100% की रिटर्न दी है एक साल में। ओके। 100% की रिटर्न है कोरियन मार्केट्स की।
सो बाकी जो कंट्रीज हैं, कोरिया है, ताइवान है, इनके पास चिप्स हैं और एआई में एक्सटेंसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी कंपनीज तो अच्छा कर रही हैं। हमारे पास एआई नहीं है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, सो मेरे को लगता है कि हाँ, मतलब मैं फॉल का तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट निफ्टी आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा के देगा, हाईली अनलाइकली। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट्स recession- बढ़ना इंडिया के लिए काफी नेगेटिव होगा। तो रिसेशन के भी चांसेस हैं इसमें, या है कितने परसेंट है? नहीं कुड बी पॉसिबल, और ऐसा पास्ट में काफी बार हुआ भी है, कि रिसेशन में चले गए, रिसेशन में चलेगा, ग्रोथ में आते आते। ग्रोथ में। अभी तो इंडिया की ग्रोथ पॉजिटिव है, ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, अगर ये रेट्स बढ़ते रहे तो। हाँ जी। अब सर, मुझे सबसे ज़्यादा जो आस्क क्वेश्चन है, मुझे आपके पोर्टफोलियो का नंबर जानना है, और उसके बाद कि आपने वो कितने टाइम में बिल्ड किया है, और आगे इस पोर्टफोलियो का नंबर कहाँ ले जाने की प्लानिंग है आपका, कितना टाइम? पोर्टफोलियो बिल्ड कितने सालों में करा है? सो 2013 से आई एम वर्किंग, बट शुरू में तो पैकेजेस काफ़ी कम थे और खर्च भी कर देता था। सो मीनिंगफुल एडिशन तो मैंने लास्ट 3-4 ईयर्स में करा है। ठीक है। लास्ट 3-4 ईयर्स में आई हैव बीन वेरी एग्रेसिव इन दी मार्केट्स। दी बेस्ट पॉइंट विद माई लाइफ इज कि 3 साल पहले मैंने बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद लिया था, और गोल्ड मतलब पिछले 2 सालों में काफ़ी भागा है। तो मेजर एडिशन ऑफ माई वेल्थ कम्स फ्रॉम गोल्ड एप्रिसिएशन। अब मैंने गोल्ड सेल भी कर दिया है, तो ये एक नंबर है। मतलब नंबर क्या है, डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, बट येस इट्स अ गुड नंबर। एंड हाउ मच आई एम एंटिसिपेटिंग, सो मैं बहुत लालची बंदा हूँ, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मार्केट, क्योंकि मैं ऑप्शंस करता हूँ एंड ऑप्शंस काफ़ी रुलाते भी हैं। सो आई एम अज्यूमिंग 5x in 5 years। 5x in 5 years, तो आप कम से कम अभी लाइक 30 करोड़ भी पकड़ के चलें, 20-30 करोड़, तो भी 150 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, बट 5x नंबर अचीव करना अपने में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ। obviously। और ऑप्शंस वाले तो वैसे ही बेचारे बदनाम हैं, तो वो हारते भी ऐसे ही हैं और वो कमाते भी वैसे ही हैं। बट नाउ मैं हेजिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बट माई टारगेट इज 5x in 5 years। वैसे नंबर के आसपास को कुछ, लाइक पोर्टफोलियो के आसपास कुछ नंबर, लाइक करंट पोर्टफोलियो क्या चल रहा है आपका? क्लोज टू 20। और उसमें लाइक सबसे ज़्यादा आपने किस टाइम पे कमाया और सबसे ज़्यादा गवाया आपने अभी पिछले 6 महीनों में? सबसे ज़्यादा कमाया किस में? पिछले लास्ट 2 ईयर्स में, क्योंकि मेरे पास गोल्ड था। ओके। और अभी जो हारा भी हूँ वो FNO में हारा हूँ। इक्विटी में तो मैंने अभी भी गेन कराई है, गेन ही करा। गेन करा है। ओके, सो ये फाइनेंशियल ईयर भी प्रॉफिटेबल है। ओके। एंड मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर जिसमें मैं रो रहा हूँ वाज द टर्निंग ईयर ऑफ माय लाइफ, उसी में ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। अच्छा। हाँ। ओके, तो उसमें मेजर लॉस करने के बाद भी? मेजर लॉस करने के बाद भी उसी में ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। दैट्स ग्रेट। तो सर, आपका क्या मानना है, हमको पैसिव इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या एक्टिव ट्रेडिंग करनी चाहिए? सो इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड यू आर स्टडिंग, आपको सिर्फ एक ही फंड चाहिए, मतलब आप कोई भी फंड चूज कर सकते हो। मेरे को जो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। जो भी पैसा आप कमाओगे आप उसमें आंखें बंद करके डालते रहिए टिल द टाइम आप एक अपनी जॉब में स्टेबल नहीं हो जाते हो, आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती और आपको मार्केट एनालाइज करना नहीं आता है। ये हर किसी का काम नहीं है, ठीक है। जब आप मार्केट में एंटर करते हो तो आप अपनी जॉब के साथ भी इतना एफर्ट नहीं डाल पाते हो, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको सिर्फ पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। एक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, कोई भी एक म्यूचुअल फंड चूज कर लीजिए। जनरली लोग जो इन्वेस्ट करते हैं दैट इज इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बहुत अच्छा फंड है। HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड है। एक ICICI का है वैल्यू फंड, वैल्यू डिस्कवरी फंड, वो बहुत अच्छा फंड है। तो इन तीनों में से कोई भी आप चूज कर लीजिए। और एक है ICICI का मल्टी एसेट फंड। इन 4 फंड्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। ओके, तो इनमें अच्छे रिटर्न है? इनमें अच्छे रिटर्न हैं। बच्चा थोड़ा गंदा काम करता है, बच्चा स्मॉल कैप चूज कर लेता है, मिड कैप चूज करता है, मत करिए। गिव योर मनी टू ईदर टू ICICI, HDFC और पराग पारिक। ICICI का मल्टी कैप, ICICI का वैल्यू डिस्कवरी, HDFC का फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। ठीक है। एंड बेस्ट पॉइंट है 2 साल में पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप ने कोई रिटर्न खास दिया नहीं है, पॉजिटिव है, 6% होगा, तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का काफ़ी आता है कि जैसे अगर मैं अभी स्टूडेंट लाइफ में हूँ
और मुझे लाइक इन्वेस्टिंग सीखनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, सिर्फ सीखने के पर्पज से, तो आप उसको क्या रोड मैप दोगे कि मुझे कहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए? बीट मैं सीए कर रहा हूँ, सीएफए कर रहा हूँ, या फिर मैं कॉमर्स में हूँ, मैं बीकॉम कर रहा हूँ, तो मेरे को एक रोड मैप क्या दोगे कि मुझे अगर मार्केट्स में घुसना है तो मैं किस तरीके से एंटर करूँ, मैं उसकी नॉलेज कहाँ से गेन करूँ, और मुझे किस तरीके से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए अगर मुझे फ्यूचर में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की साइड जाना है तो? सो अगर मैं एक बहुत ही अच्छा सोर्स बताऊं तो मुझे लगता है ज़ीरोधा बहुत अच्छा एजुकेशन के ऊपर स्पेंड कर रहा है। ओके, ठीक है, आई डोंट हैव एनी टाई अप विद ज़ीरोधा। ओके, सो ज़ीरोधा का एक वार्सिटी करके एक है मॉड्यूल, उस वार्सिटी में उन्होंने इंडस्ट्री एनालिसिस कर रखी है। नाउ फॉर एग्जांपल यू वांट टू इन्वेस्ट इन होटल, यू वांट टू इन्वेस्ट इन सम सीमेंट सेक्टर, तो वो सीमेंट सेक्टर काम कैसे करता है उन्होंने पूरा अपने मॉड्यूल में समझा रखा है। ओके, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आज आप कोई भी एक सीमेंट कंपनी को पिक करिए, पहले उसका इंडस्ट्री एनालिसिस करिए, और फिर उस कंपनी ने लोन भी ले रखा होगा तो रेटिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जाइए, उसका रैशनल पढ़िए। सो अपनी नॉलेज बिल्ड करिए कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, पहले तो सारा फोकस उस पर होना चाहिए, एंड मेक सम एस्टिमेट की कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे या घटेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करिए रियलिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पैसा शुरू में नहीं लगाना, सिर्फ स्टडी के ऊपर आपको क्या करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है। एंड क्लॉड आ गया है, क्लॉड की मदद से प्लीज मॉडलिंग और वैल्यूएशंस को भी सीखिए। ओके, सो हम करते क्या है, हम जल्दी से पैसा लगाना चाहते हैं, नहीं, आपको पहले सीखना है और फिर पैसा लगाना है। और अगर आप ऑप्शन सीखना चाहते हो, सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड सेंसिबल। सेंसिबल में एजुकेशनल वीडियोस हैं, काफ़ी अच्छी हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए। ओके, ठीक है, तो वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। वहाँ से आप वार्सिटी से पढ़ सकते हैं एंड आप सेंसिबल से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करनी चाहिए या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसर्च करनी चाहिए स्टार्टिंग में? नहीं, अब जैसे अभी पावर सेक्टर काफ़ी बूमिंग है, तो आपने सबसे पहले पावर देखा, अब पावर में आप स्टॉक्स को ढूंढेंगे। ओके, तो ऑफन वी टेक अ बेट ऑन इंडस्ट्री, इन विद इन इंडस्ट्री वी चूज दी कंपनीज। अभी जैसे बैंकिंग गंदा कर रहा है, पावर बहुत अच्छा कर रहा है, तो पावर में कौन से स्टॉक्स है, पावर ग्रिड है, अदानी पावर बहुत अच्छा कर रहा है, तो इस हिसाब से पहले सेक्टर को समझिए। ठीक है। अच्छा, मेरे काउंटर है, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड मास्टर कार्ड, आई होप यू हैव हर्ड ऑफ इट, या वीजा। ये पैसा कैसे कमाते हैं? ये राइट्स देते हैं शायद, हमको आइडिया नहीं। दिस इज द डिफरेंस। पढ़ना है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। क्या मास्टर वीजा अच्छा स्टॉक है? हम बोलेंगे हाँ अच्छा स्टॉक है, करती क्या है? ओके, व्हाट रेमंड डज? क्लोथ्स, इट्स अ रियल एस्टेट कंपनी। ओके, अब लगता है रेमंड तो एक कपड़े बनाने वाली कंपनी होगी। सो कंपनी के बारे में पढ़ना है। हाउ टाटा मोटर्स मेक्स मनी? तो डिफरेंट सेक्टर्स है उसमें तो। विच सेक्टर? टाटा मोटर्स तो ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में कौन सी ऑटोमोबाइल? नेक्सॉन, ईवी, मतलब नेक्सॉन कौन सी गाड़ियाँ? नेक्सॉन ईवी सेक्टर में अब ज्यादा जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से। मोरिस जैगुआर। ओके, तो अपने से सवाल करना है कि कंपनी रेवेन्यू कमाती कैसे है। हम कहते हैं हमें फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को प्रूव करने के लिए हमने क्या करा है। जैसे हम कहते हैं टायर बनता है, टायर में मेजर कॉस्ट इनपुट्स क्या है। जैसे रबर है, रबर दो तरीके की होती है, एक का नाम है नेचुरल रबर, एक का सिंथेटिक रबर। इस नॉलेज को बिल्ड कर, मतलब बेसिक से बिल्ड करो नॉलेज को। आप इसको मान के चलिए आपका खुद का धंधा है, उस धंधे को आपको बिल्ड करना है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी। हम अननेसेसरली उसको क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सर, जाने से पहले कोई एक ऐसी आपकी लाइफ से जुड़ी कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई आपका टर्निंग पॉइंट जिसने आपको एक्चुअली में काफ़ी कुछ सिखाया हो और आप स्टूडेंट्स को भी बताना चाहते हो, जिससे वो भी काफ़ी कुछ सीख पाए? सो अगर मैं एक लाइफ टर्निंग पॉइंट बताऊं, सो 2017 में मैंने आपको बताया आई वाज विद EY, आई वाज अर्निंग 9,26,000। सो मैंने कैसे कैलकुलेटिव रिस्क लिया, मैं एक उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप इसे पर मंथ कन्वर्ट करोगे तो 75,000 है। मैंने एक इंस्टीट्यूट को बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, उन्होंने स्टार्टिंग पैकेज मुझे दिया 10,000 पर क्लास, और मैं क्लास सिर्फ सैटरडे संडे लेता था, तो 8 क्लासेस के हो गए 80,000। तो आपको करना क्या है, हम गलती क्या करते हैं, हम पहले नौकरी छोड़ देते हैं और फिर रिस्क लेते हैं। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी थी, EY में काम करते करते मैंने पढ़ाना शुरू करा, और जब प्रूव हो गया कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तब मैंने EY को क्या करा, टाटा बाय बाय करा। सो आई जस्ट वांट टू गिव वन एडवाइस, जिस चीज़ में आप अच्छे हो आपको वो काम करना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आप जॉब में अच्छा नहीं कर पाओगे, सो टेक सम टफ कॉल्स, नौकरी छोड़ दीजिए, बट अगेन टेक अ कैलकुलेटिव कॉल। एकदम से नौकरी नहीं छोड़नी है। मैंने पहले देखा कि क्या मैं टीचिंग अच्छी कर सकता हूँ, वहां से 80,000 आने लगे, तब मैंने टीचिंग को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तब मैंने ईवाई को क्या कर दिया, छोड़ दिया। दूसरा, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी तो मेरे साथ और भी टीचर्स थे, और मेरी पहले क्लास में सिर्फ 2 बच्चा था। ओके। और मेरा सेंटर प्रीतमपुरा में था जहाँ पे मैं पढ़ाता था, और मैं फरीदाबाद से आता था। ओके। सो मेरे को आने में 2 घंटे लगते थे, जाने में 2 घंटे लगते थे, और मैं सिर्फ 2 बच्चे पढ़ा रहा था। इंस्टीट्यूट ने हमें एक ऑप्शन दिया जब मैंने CFA स्टार्ट करा था कि या तो आप हमसे पर क्लास ले लो, या आप हमसे रेवेन्यू का परसेंटेज ले लो। तो मैं भी था, मेरे साथ 2 टीचर और भी थे। बाकी 2 टीचरों ने कहा था कि आप हमें फिक्स दे दो, मान के चलते 6,000 रुपए। अब उनका क्या था, यार हम तो पढ़ाएं, बच्चे हो या ना हो, हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 6,000 रुपए। मैंने कहा था नहीं, मुझे आप एक रेवेन्यू का परसेंटेज दे दो। मेरे पहले बैच में 2 बच्चे थे, दूसरे, तीसरे, चौथे तक भी नंबर कम था। एक टाइम पे मेरी क्लास में बच्चा 100 आ गया था। जब वो 100 बच्चा हुआ, 100 मल्टीप्लाई बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 1% मुझे मिलने लगा। वो टीचर्स अभी भी किस में थे, 6,000 रुपए पे थे। सो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपको लगता है कि आपका स्किल सेट है तो रिस्क ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं स्किल सेट नहीं है तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन टीचिंग में बहुत अच्छी करता हूँ, तो उसमें मैं पूरा रिस्क लूंगा। सो ये एक एडवाइस है, आप अपने स्किल सेट को समझिए। जो स्किल सेट आपका अच्छा है उसमें अपनी पूरी जान लगा दीजिए, और उसमें अच्छा खासा पैसा चार्ज करिए, मिलेगा। जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा। 2017 से लेके 2019 आपका 20 गुना हो गया है पैकेज। कौन सी नौकरी करके दे सकती है? सो इट हैज टू बी अ कैलकुलेटिव रिस्क। ओके। किस्मत में कितना मानते हैं सर कि किस्मत बहुत का क्या रोल होता है? लाइक बहुत। वो कब मानना शुरू करा? पहले ही मानते थे या फिर नहीं, मैं जब CA बना था तब मुझे लगा मैं अपनी वजह से बना हूँ, ठीक है, और मुझे लगता था मैं बहुत स्मार्ट हूँ, एंड अपने आप को राकेश झुनझुनवाला से कम नहीं समझता था, और मैं ये भी कहता था मैं शेयर सूंघ लेता हूँ। सब बुलशिट है, ठीक है। किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देगी जो आज एफर्ट्स लेंगे। अब 9 लाख से मैं 1 करोड़ 80 पे आया, किस्मत थी, बिल्कुल किस्मत थी, लेकिन रिस्क भी तो लिया ना। बाकी 2 ने तो रिस्क नहीं लिया। तो किस्मत भी आपका साथ तभी देगी जब आप कुछ ना कुछ रिस्क लोगे। आज हमने एक जमीन ली थी बल्लभगढ़ में, सेक्टर 55 में। 1 करोड़ की जमीन थी, वो 1 करोड़ 80 लाख की हो गई 2 साल में। क्या किस्मत है? बिल्कुल किस्मत है, लेकिन वो 1 करोड़ भी तो इन्वेस्ट करे ना। बिल्कुल है किस्मत, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो किस्मत हमारे लाइफ का एक मेजॉरिटी रोल अदा करता है। सही टाइम पे सही जगह पे सही चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप काम करते रहिए। मेरे को ये लगता है भगवान हमेशा आपके साथ है, वो आपको गिरने नहीं देगा। ओके। अगर एक मेहनती बंदा फेल हो गया तो भगवान को भी तो आंसर करना है कि फेल कैसे हो गया, तो भगवान आपको फेल होने नहीं देगा। हाँ, आप मेहनत नहीं करो और सब कुछ ही भगवान भरोसे छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? नहीं। लक इज देयर, ऑलवेज हैव अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर गॉड, ही इज गिविंग यू अ लॉट। कभी भी ये नहीं कहना मेरे पास कम पैसा है या मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं अपने भगवान से बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। भगवान आपका साथ देता रहेगा। सर मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिसके आपको हर क्वेश्चन का 1-1 मिनट में आंसर देना है, ठीक है, ताकि बच्चों को क्लैरिटी मिल पाए छोटी छोटी रील्स के थ्रू भी। सबसे पहला, मोस्ट अंडररेटेड स्किल फॉर बिकमिंग रिच। मोस्ट अंडररेटेड स्किल फॉर बिकमिंग रिच? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग को लोग बहुत अंडररेट करते हैं, बहुत आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है। अच्छा, एग्जांपल के थ्रू बताओ। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप किसी को बोलोगे कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, कहेगा बर्बाद हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि मैं जो भी 100 करोड़ सोच रहा हूँ वो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही आएगा। ओके। सो अंडररेटेड नहीं है, बहुत अच्छा स्किल है, बट गैम्बलिंग नहीं है। इट्स अ आर्ट एंड साइंस बोथ। कैलकुलेटेड रिस्क है। सेकंड सर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी, एंड व्हाई? आई थिंक ये मोर और लेस सेम है, बट प्राइवेट इक्विटी में आपका पैकेज जनरली ज्यादा रहता है, तो प्राइवेट इक्विटी। ओके। तो डिग्री और नेटवर्क, व्हाट विंस फास्टर? मेरे पास ना डिग्री है ना नेटवर्क है, तो मैं दोनों में बिलीव नहीं रखता, ना डिग्री ना नेटवर्क, हार्ड वर्क। आप नेटवर्क में बिलीव नहीं करते? नहीं। इसके पीछे का रीजन? मैं जनरली इतना सोशल नहीं हूँ,
Okay. मेरी खुद की शादी थी तो हार्डली मेरा कोई एक आध फ्रेंड होगा, सो आई एम अच्छा। वेरी बैड विद नेटवर्किंग, नो. ओके, सो लेकिन बट यू ट्रस्ट गॉड है, क्योंकि आज के डेट में बहुत बोलते हैं ना कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको लाइफ में राइज करना है तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप राइज नहीं कर सकते। आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट, नो, सॉरी. ओके, सो नीदर डिग्री नॉन नेटवर्क. निखिल कामत का भी बड़ी फेमस था, उसने कहा MBA इज जस्ट एन ओकेशनल कोर्स नाउ. जरूरी नहीं है कि आप MBA करो, आप सबकी मर्जी है. सो मैं डिग्री पे भी ज्यादा बिलीव नहीं रखता और उसमें भी नहीं. नेटवर्क आज जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें मेरी डिग्री का कोई इतना रोल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. मैं CFA पढ़ाता हूँ, उसमें मेरी कोर डिग्री का कोई काम इतना नहीं है. CA with CFA, a deadly combo or an overrated combo, and why? डेडली कॉम्बो नहीं है, ओके कॉम्बो है. Okay. हाँ, एंड इट्स लाइक CFA इज लाइक आइसिंग ऑन दी केक. अगेन मैंने आपको कहा आपका पैकेज बढ़ाएगा नहीं, लेकिन आपका Entry आसान कर। आपको सिलेक्शन आपका इजी कर देगा. बट अब ये सोचो, आपने CFA कर लिया, आपने बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लिया है, सच अ बिग स्टेटमेंट, नो. Okay. बट CFA करना चाहिए. एक मिनट फिर से, सॉरी. Excel की skills, हाँ. like Microsoft Excel या communication की skills, what matters most and why? आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेल स्किल्स तो आजकल AI कर देता है. सो कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, Communication better. मोर इम्पोर्टेंट. What car are you planning soon to buy with a 5x portfolio? नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ड्रीम ऑफ हैविंग अ बिग कार. Okay. मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी टियागो EV. मैंने अभी नेक्सॉन EV बाय करी है. Okay. शायद मेरी अगली गाड़ी टियागो EV होगी. It's okay. अब मैं डिफेंडर के सपने छोड़ चुका हूँ. Okay. Most dangerous career advice students hear online. मोस्ट डेंजरस एडवाइस, Career advice. मोस्ट डेंजरस करियर Career एडवाइस advice that students hear online. कि पास हो जाओ, उसके बाद जिंदगी आसान है. तो कोई जिंदगी आसान नहीं है. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. Okay. नथिंग इज इजी. ठीक. CA कर लो, जिंदगी आसान है. CFA कर लो, जिंदगी आसान है. कोई जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी मुश्किल होती जाती है. मुश्किल होती जाएगी इफ यू वांट टू एक्सेल. Okay. Favorite stock or sector you are personally bullish on right now and why? I think one stock which I'm really bullish on currently, that is HDFC Bank. मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है और स्टॉक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है गवर्नेंस वाइज. अभी पीछे भी कुछ स्कैम की न्यूज़ आई 45 करोड़ की. उससे पहले भी उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन करा. कर दिया. सो गवर्नेंस वाइज काफ़ी नेगेटिव हो चुका है. पराग पारिक का सबसे ज़्यादा होल्डिंग HDFC बैंक में है Okay. एंड बहुत सस्ता स्टॉक है. प्राइस टू बुक 2 पे है, Okay. तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस है. और मैंने अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एग्रेसिवली HDFC बैंक पे कर रखा है. Okay. सो वन स्टॉक व्हिच आई एम रियली बुलिश ऑन फॉर नेक्स्ट 1-2 मंथ्स, आई थिंक इट विल बी HDFC बैंक. और कोई स्पेसिफिक सेक्टर जो बूम कर सकता है अगले लाइक इस ईयर में नेक्स्ट ईयर में? पावर पावर स्टॉक्स आर स्काई रॉकेटिंग लाइक एनीथिंग. ओके. दूसरा जिसने सबसे ज़्यादा वेल्थ कमा के दी है हिस्टोरिकली, दैट इज BSE के स्टॉक ने भी खूब कमा के दिए. दो मैं BSE ट्रैक करता नहीं हूँ, बट अगर आप सेक्टर की बात करोगे तो आई थिंक पावर. बहुत मजा आया सर आज बात करके आपसे. बहुत सारे इंसाइट्स मिले, स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला. आई होप हमारी दूसरी कॉन्वर्सेशन भी बहुत जल्दी हो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट. थैंक यू रोहित फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू.